हेलो। तो परसेंटाइल बूस्टर की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो इससे पहले हम लोगों ने कल जो था लास्ट क्लास जो हमारी थी वो गई थी ईएमआई की। ईएमआई और एसी को जो है हम लोगों ने बहुत सोच समझ के अलग अलग रखा है, क्योंकि इसमें जो है काफी सारे क्वेश्चंस एसी से ज्यादा पूछे गए हैं। तो पीपीटीज में आज बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आया हूं, जिसमें से काफी सारे आपको होमवर्क दिए जाएंगे, काफी सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे जिनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और तरीका हमारा वही रहेगा जैसा तरीका हमारा अभी तक के लिए आया है। तो जल्दी से सबसे पहले हम लोग अगर छोटा सा काम की चीज रिवीजन करें अल्टरनेटिंग करंट में, हम लोग देखते थे भैया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग करंट है। ऐसा करंट जो जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली लगातार चेंज होती रहती है। ठीक, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है सर IRMS। IRMS क्या होता है? आई नॉट बाई रूट टू। मेक श्योर इसमें कोई गलती ना हो आपसे। फिर जो है हम लोग जो है VRMS पूछते थे, दैट वाज V नॉट बाई रूट टू। हमने एवरेज करंट निकाला था, एवरेज करंट होता था इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक, और फिर हम लोगों ने IRMS निकाला था। IRMS अगर कोई बेसिक फंडा दे दिया जाए, बेसिक फंक्शन दे दिया जाए, तो IRMS निकालने का तरीका होता है अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये बेसिक फॉर्मूला है बेटा, तेरे को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है फिर अपन जाते हैं कि अगर सर एसी वाली बैटरी में हमने केवल रेसिस्टर लगा दिया, एसी वाली बैटरी में अगर हमने केवल रेसिस्टर लगा दिया, तो हमने देखा कि भाई साहब जो रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फेज था, वही रेजिस्टेंस के थ्रू पास होने वाले करंट का फेज होता है। इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया तो कैपेसिटर में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिली कि यार कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है और कैपेसिटर में जो करंट पास करता है, उनके बीच में 180 डिग्री का फेज होता है, और जो करंट होता है बेसिकली वो करंट जो होता है 90 डिग्री आगे होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, कैपेसिटर में 90 डिग्री करंट आगे होता है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कैपेसिटर में करंट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों प्लेट के बीच में से करंट कूद के जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है। वो करंट जो है वो वायर में है। मेक श्योर ये बेसिक कंसेप्ट जो है कैपेसिटर के वो आपको क्लियर होंगे। वहीं जब हम लोग इंडक्टर के बारे में बात करते हैं, तो इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में बेसिकली जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर होता है, वो आपका करंट से 90 डिग्री आगे होता है। ये चीज क्लियर हुई। फिर हम लोगों ने वहां पे दो टर्म्स पढ़े थे, एक होता था कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम लोग XC बोलते थे, XC वाज 1/ωc। फिर हम लोग XL पढ़ते थे, XL इंडक्टर के लिए वो उसकी वैल्यू होती थी L ओमेगा। XC होता था काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन ए सिमिलर मेथड। जो XL होता था दैट वाज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। ठीक है भैया, ये दो बातें हो गई। अब फिर हम लोगों ने इनको मिक्स किया। सबसे पहले मिक्स किया RC को, फिर RL को, इन सारी चीजों को मिक्स करके फिर RLC को। तो सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि तू केवल RLC याद रख। RLC याद रख लिया, उसमें किसी एक पार्ट को जीरो पुट कर देगा तो इसका मतलब दूसरा पार्ट आ जाएगा। जैसे कि RLC सर्किट में हम लोग जब निकाले थे भैया, एक था R, एक था L और एक था C, और भैया यहां पे लगा दी थी बैटरिया। ठीक, तो इनके जो काम के रिजल्ट थे पहले वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं यहां पर कि भैया इसका Z इफेक्टिव, Z इंपीडेंस जो इफेक्टिव आता था, उसकी वैल्यू निकल के आती थी कितनी सर? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया Z। ठीक, इसके बाद ये Z क्या था भाई साहब? ये Z था काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब आप इस सर्किट को एज ए रेजिस्टेंस की तरीके सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब बता दे इसका VRMS गिवन है, बता दो इसमें जो करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मेक श्योर कभी अगर आपसे पूछे व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, दैट मींस तुझसे वो IRMS पूछ रहा है। तो मुझे अगर कोई ऐसे आई बोलेगा तो समझ जाना कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, IRMS कहना चाह रहा है। हां, अगर वो ये कह दे कि भैया T बराबर 5 सेकंड पर करंट बता दो, तो ये फिर एग्जैक्ट करंट हो गया। एग्जैक्ट मतलब इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। वरना अगर पूछेगा व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, दैट मींस इज टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट IRMS। तो IRMS की जो वैल्यू निकल आती थी भैया, वो निकल आती थी VRMS अपॉन Z। फिर हम लोगों ने यहां पर पावर लॉस देखा था। पावर लॉस का बड़ा बढ़िया फॉर्मूला निकल के आया था। पावर लॉस वाज VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस अल्फा, जहां पर कॉस अल्फा को हम लोग पावर फैक्टर बोला करते थे, और कॉस अल्फा की जो वैल्यू होती थी, कॉस अल्फा होता था R/Z। क्लियर है? जहां पर tan अल्फा अगर हम लोग निकाला करते थे तो tan अल्फा निकल के आता था XL माइनस XC बाई R। आपको शायद याद हो जो डायग्राम बनता था इसका फेजर वाला, वो कुछ ऐसा बनता था, इधर अगर R है तो ऊपर हो जाएगा XL, नीचे हो जाएगा XC। तो नीचे XC था, अगर ऊपर लेके जाएगा तो घट के ये बन जाएगा भैया XL माइनस XC, मतलब इधर आ जाएगा मेरे भाई Z, और ये एंगल हो जाएगा अल्फा। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? R/Z। ठीक, सॉरी, tan अल्फा कितना? XL माइनस XC बाई R। cos अल्फा कितना हो जाएगा? R/Z। ये बेसिकली जो थी इसके पीछे की कहानी थी। ठीक, जो मैंने शॉर्टकट में तो समझा दिया। अच्छा, इसमें एक वाटलेस करंट भी आता था। वो वाटलेस करंट जो था आप देख लीजिएगा यहां पर, वाटलेस करंट जो इसका दूसरा फेजर बनाते थे हम लोग, I cos अल्फा ने पावर सप्लाई किया था,
आई आर एम एस इंटू कॉस अल्फा ने आई आर एम एस इंटू साइन अल्फा वाला जो टर्म था, जो पावर में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, उसको हम लोगों ने बिना पावर वाला करंट बोला था, मतलब वाटलेस करंट बोला था। इसके बाद फिर बीच में हम लोग रेजोनेंस भी पढ़ते थे, जिसमें एक्सएल बराबर एक्सी था वाला टर्म था। बाकी काम की देख थ्योरी तो यही है जो मैंने तेरे को यहाँ पे बता दी है। ठीक, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू आर बाई जेड, कॉस अल्फा निकालेगा तो आर बाई जेड निकल गया बेस अपॉन वाला फंडा लगा के। बस इतनी चीजें हैं जो काम की है। बाकी सर्किट एनालिसिस को किस तरीके से तोड़ते हैं वो हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे। तो भैया बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पे ये रहा। ऐसा सवाल बेटा एग्जाम में आएगा, तुरंत छोड़ देना, ठीक है? यस, मैं बोल रहा हूं छोड़ देना, ठीक है? तो सर आपने क्वेश्चन क्यों लिया एग्जाम में, यहां पे क्यों लिया? यहां मैंने इसलिए लिया कि चलो एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज, ठीक है, इस टाइप के सवाल आएंगे तो कहीं ना कहीं जो जो फॉर्मूला हम लोग यहां अप्लाई करेंगे, जो जो कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, तो वो एक तरीके से तेरा रिवीजन ही हो गया एक तरीके से, तो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये सवाल बेटा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा इसमें हीट का भी इस्तेमाल हो रहा है, आईआरएमएस का भी इस्तेमाल हो रहा है, जेड का भी इस्तेमाल, सबका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। कैलकुलेटिव बहुत है, आप ट्राई करना चाहो आप ट्राई कर सकते हो, मैं थोड़ा सा किनारे हो रहा हूं, ये लो, ठीक है? चलो डिस्कस करते हैं। 750 हर्ट्ज, ठीक है भैया, वीआरएमएस, ठीक है भैया, 20 वोल्ट दे दिया। सोर्स इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, इंडक्टेंस इतना, कैपेसिटेंस इतना, मतलब आर भी दे दिया, एल भी दे दिया, सी भी दे दिया, ठीक? आर दे दिया, एल दे दिया, सी दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, वीआरएमएस दे दिया, मतलब सब कुछ दे दिया तेरे को। अब उसने बोला टाइम इन विच द रेजिस्टेंस विल गेट हीटेड बाई, अच्छा रेजिस्टेंस गर्म हो रहा है कितने से, 10 डिग्री सेल्सियस से, और साला उसका हीट कैपेसिटी भी दे दिया, ठीक? विल बी क्लोज टू, ओ हो, इसका मतलब अगर तू सवाल समझे तो ध्यान से समझ। आरएलसी था, ठीक है, बीआरएमएस दे दिया, यस सर। पावर डिसिपेटेड होगा, यस सर। फॉर्मूला अभी पढ़ लिया था, बीआरएमएस इनटू आईआरएमएस इनटू कॉस अल्फा, ठीक है सर। पावर डिसिपेटेड का मतलब क्या हुआ, हीट लॉस, हाँ सर। किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो क्या होगा वहां पर, हीट लॉस होगा तो सर हीट लॉस होगा तो रेजिस्टेंस गर्म होगा, गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। कैसे सर, डेल्टा क्यू बराबर एम एच डेल्टा टी, ठीक? डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। एम क्या होता था, मास, एस होता है जो भी था स्पेसिफिक हीट, नहीं स्पेसिफिक हीट, करेक्ट, और डेल्टा टी होता था राइज इन द टेम्परेचर, ठीक? वहां एम इंटू एस के प्रोडक्ट को हम बोलते थे हीट कैपेसिटी। एक ही सवाल से बहुत सारी चीजें तेरी जो है यहां पर कैलोरीमेट्री में तुम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारी चीजें यहां पर रिवीजन हो जाएगी। हीट कैपेसिटी वाज एम इंटू एस, तो बस खत्म कहानी। तो मैं अगर तुझसे बोलूं कि भाई साहब रेजिस्टेंस को इतना टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, तू बोलेगा डेल्टा क्यू बराबर एम एस इंटू डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू एम एस। एम एस की वैल्यू कितनी है सर, ये एम एस है 2 इंटू डेल्टा टी कितना है 10 बराबर 20। सब कुछ हमारा डिग्री से उसमें चल रहा है ऐसा सिस्टम में। इतनी हीट चाहिए रेजिस्टेंस को, सवाल बेसिकली जी एडवांस लेवल का है, ठीक है? इतनी हीट चाहिए किसको, रेजिस्टेंस को। अब पावर लॉस जो भी था उसका फॉर्मूला कितना आया था भैया, अभी हम लोगों ने देखा पावर डिसिपेटेड कितना आया था, सब पावर डिसिपेटेड वाट वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू कॉस अल्फा। क्लियर है? ठीक है सर। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बोला था कि सर आईआरएमएस बराबर क्या था, आईआरएमएस बराबर था वीआरएमएस बटे जेड, ठीक? और कॉस अल्फा क्या था सर, आर बाई जेड। तो मैं क्या ऐसे लिख दूं इसको सर, ये हो जाएगा वीआरएमएस इंटू वीआरएमएस अपॉन जेड, सही लिख रहा हूं ना भैया? कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, आर बाई जेड। देख सारा खेल तेरा जो है, देख जेड पे निकल के आ गया, और जेड तेरा क्या होगा, जेड हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मतलब सर आर स्क्वायर, आर कितना भैया, आर 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 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल, मतलब सर एक्सएल इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, एक्सएल बराबर एल ओमेगा, एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। क्लियर है? मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूं बेटा। और ओमेगा बराबर कितना है भाई साहब, 2 पाई एफ, यहां पे दे रखा है 750, ठीक है? बस मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर मैं करूंगा तो अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट होगा। पिछले सेशन में बहुत सारी कैलकुलेशन कर ली हमने, ठीक है? चल अब देख सवाल समझ। तुझे यहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओमेगा पता चल गया, एक्सएल पता चल गया, एक्सी पता चल गया। एक्सएल की वैल्यू यहां चिपका दे, एक्सी की वैल्यू यहां चिपका दे, आर तेरे को गिवन है, मतलब मैं मान लेता हूं कैलकुलेशन से तू जेड निकाल लेगा। इस सवाल में कैलकुलेशन खराब हो सकती है, अगर सिंपल कैलकुलेशन हुई तो तू निकाल लेगा। जेड तेरा निकल के आ गया, यहां जेड चिपका दे, यहां जेड चिपका दे, ये वीआरएमएस है, ये वीआरएमएस है, आर तेरे को गिवन है। कुल मिला के मुझे लगता है पावर तू यहां पे निकाल लेगा, पावर डिसिपेटेड। उसने बोला कि टी टाइम में बता दो, द टाइम इन विच, कितने टाइम में
रेसिस्टेंस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, इसका मतलब कितनी देर में रेसिस्टेंस को 20 जूल हीट मिल जाएगी। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है 1 सेकंड में इतनी हीट। तो इसका मतलब जो भी तूने पी निकाला है 1 सेकंड में इतनी हीट, तो टी सेकंड में पी इंटू टी हीट, यही तेरा डेल्टा क्यू हो गया। और ये डेल्टा क्यू बराबर किसके हो जाएगा भाई साहब? 20 जूल के। क्लियर है? सवाल समाप्त। टी निकालना है, पी निकालो, 20 से डिवाइड कर दो। कैलकुलेशन जबरदस्त है, ये तेरा काम है बेटा, ये मेरा काम नहीं है कैलकुलेशन करके सिखाना। सॉल्व करने के बाद चाहे तो अब तू क्वेश्चन को छोड़ दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट अगर तू समझ गया तो मजा ही आ गया। मेरा मेन फोकस सवाल को रखने का ये था कि तू कंसेप्ट समझ ले कि ऐसे सवालों को इस तरीके से डील करते हैं। कल को हो सकता है सिंपल सवाल दे दे। सर सिंपल कैसे? देख मनी मन में देख कैसे करेगा। देख वो कह देगा भैया आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू जो 4 है, ठीक है, एक्सएल की वैल्यू 6 है, एक्सी की वैल्यू 3 है। ठीक, अब देख कितना बढ़िया सवाल हो गया। अगर मैं ऐसा बोलता यार 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 3 हो जाता, तो जेड की वैल्यू 5 आ जाती। तू फटाक से 5 पुट कर देता, 5 पुट कर देता, बीआरएमएस 20 है, 20 गुणा 20 बटे 5 गुणा 5, और आर की वैल्यू मैंने बोला भी कितनी 4 थी। मस्त सॉल्व हो गया, एकदम बढ़िया सा रिजल्ट बनके, बढ़िया सवाल बनके आ जाता। तो अगर ऐसा क्वेश्चन तुझे कहीं देखने के लिए मिल जाए जेईई मेंस में, तो फिर वो बल्ले बल्ले। ऐसा है तो भैया एग्जाम में छोड़ के बढ़ जाना, क्योंकि यू नो दैट यहां पर अच्छी खासी कैलकुलेशन देखने के लिए तुझे मिलेगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसका एक तरीका और है। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर देखो जो हीट लॉस हो रहा होगा रेजिस्टेंस का क्रॉस हो रहा होगा। मैंने कहा हाँ, तो सर क्यों ना रेजिस्टेंस का क्रॉस हम सीधा लिख दें कि सर जो हीट लॉस होगा सर सीधा लिख दो ना सर, आई आर एम एस स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी वाली चीज। तो सर ये तो वही, मतलब आप तो लगा रहे हो सर ये पावर लगा रहे हो सर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस अल्फा, आप ये कर रहे हो, ठीक है, जबकि हीट जो आनी चाहिए डेल्टा क्यू, सर मैं यहां लगाऊंगा तो सर ये गलत है या वो सही है, ये सर इसमें क्या? मैंने कहा दोनों सेम है। देखना चाहता है? देख ध्यान से देख, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस इंटू जेड, और एक है भैया आई आर एम एस, और कॉस अल्फा कितना है भाई साहब? कॉस अल्फा होता है आर बाई जेड। जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, ये निकल के आ गया आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये आ गया तुम्हारा पावर। और अगर डेल्टा क्यू तेरे को चाहिए तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा पी इंटू टी बराबर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर टी। खत्म कहानी, वो चम गया जो थोड़ी देर पहले बताया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, को पॉज करें, जल्दी से बेटा ट्राई करें, मिनट से पहले। हो गया भैया? बड़ा बढ़िया सवाल है, ठीक है। चल शुरू करता हूं। उसने बोला एलआर सर्किट है, इतनी पावर डिसिपेटेड हो रही है, सोर्स का वीआरएमएस दे दिया है और फ्रीक्वेंसी दे दिया और हला पावर फैक्टर भी दे दिया है। तो ध्यान से दे, तो मैं लिख सकता हूं सर पावर डिसिपेटेड क्या था? सब वीआरएमएस, ठीक है, इंटू आईआरएमएस। आईआरएमएस की जगह मैं लिख देता हूं वीआरएमएस बाई जेड, ठीक है, इंटू पावर फैक्टर मतलब कॉस अल्फा। ये थी चीजें। अगर मैं सारी चीज अप्लाई करूं, पहले कंसेप्ट समझ, तो शायद z निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, z निकल के आ गया, ओके। अब चल निकाल ही लेते हैं ना। पावर कितना है भाई साहब? 400, ठीक। वो कितना है? 250। बीआरएम में 250 है, तो 250 इंटू 250 अपॉन z। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना भैया? कॉस अल्फा पावर फैक्टर होता है 8/10। अगर अपन z निकालेंगे तो ये हो जाएगा भैया 250 इंटू 250 इंटू 8/4000। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो देखिए भैया, ये ठीक है, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, z 125 आ गया, ठीक। ये रेजिस्टेंस नहीं है, r अलग है, ये बेसिकली है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसने पावर फैक्टर दे दिया। अच्छा यार, वहां से भी तो आ जाएगा। पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 है। देख, कॉस अल्फा बराबर 0.8 बराबर आर बाई जेड। मजा आ गया भैया। जेड की वैल्यू 125 पुट कर दे, दैट इज इक्वल टू आर बाई जेड। कितना हो जाएगा? 125। सही है। जैसे तू यहां पर पुट करेगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, 125 गुणा 8, तो भैया 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 1 0 और आ गया, 8 1 8 2 10। ये तेरा निकल के आ गया कितना? 100 आ गया तेरा ये। और अगर तेरा रेजिस्टेंस 100 आया है तो इसका मतलब Z की वैल्यू यहां से, अच्छा Z तेरा 125 आया है, रेजिस्टेंस 100 आया है, तो इसका मतलब अब तू एक्सेल भी निकाल लेगा, ठीक। चलो अब पहले सवाल की तरफ चलते हैं और क्या कहना चाह रहा है। अब उसने बोला इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पावर फैक्टर टू यूनिटी।
अच्छा, पावर फैक्टर को चेंज करना है, इसका मतलब z को चेंज करना है। ठीक, पावर फैक्टर क्या था, cos अल्फा वाज आर वाई जेड, इसका मतलब z को चेंज करना है। z को चेंज करना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर, वो खुद कह रहा है कि कैपेसिटर लगा दिया सीरीज में, तो बता दो कितना कैपेसिटर लगाएं कि पावर फैक्टर तेरा यूनिटी हो जाए। अब सुन, इसको यूनिटी बनाने का क्या मतलब है, पावर फैक्टर को cos अल्फा 1 बन जाए, इसका मतलब r बाई जेड 1 बन जाए, इसका मतलब जो z की वैल्यू है वो r के बराबर हो जाए। तो z की वैल्यू जो है बेसिकली r के बराबर करने के लिए मैं सीधा सॉल्यूशन पे जाऊंगा। z r के बराबर कब होगा, जब xl बराबर xc आ जाए। ठीक, जो हम लोग रेजोनेंस में भी पढ़ते थे, जब XL और XC दोनों बराबर हो जाते थे, ठीक है, XL और XC दोनों बराबर हो जाते थे तो R की वैल्यू Z के बराबर आ जाती थी, और जब R की वैल्यू Z के बराबर आ जाती थी तो भैया अब सीधा काम बढ़िया हो गया। इस केस में पावर फैक्टर 1 हो जाया करता था, करंट जो था, याद है ना सारी कहानी, मैं एक बार हल्का सा रिवीजन कराया तो ध्यान से देख। Z बराबर क्या लिखते थे सर, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अगर XL बराबर XC हुआ, Z की वैल्यू मिनिमम होगी, आर के बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, जेड आर के बराबर हो गया, और जो है जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, तो करंट का जो एम्पलीट्यूड था उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, और जेड का जब ग्राफ बनाया था फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोगों ने, तो याद करो कुछ इस टाइप का ग्राफ आया था, और ये था जेड मिनिमम, और जेड मिनिमम की जो वैल्यू थी किसके बराबर थी, आर के बराबर थी। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती थी, ये फ्रीक्वेंसी वो होती थी जब एक्सएल बराबर एक्सी हो गया। एक्सएल बराबर एक्सी होने का मतलब एल ओमेगा बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी हो गया, तो ओमेगा आता था 1 अपॉन रूट एल सी, और जो फ्रीक्वेंसी आती थी 1 अपॉन 2 पाई, नीचे आ जाता था 1 अपॉन रूट एल सी। ठीक, इससे पहले सर्किट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता था, और इसके बाद सर्किट थोड़ा सा इंडक्टिव बिहेवियर रखता था, और यहां पर सर्किट का जो नेचर होता था प्योरली रेसिस्टिव होता था, प्योरली रेसिस्टिव। ठीक, पावर फैक्टर वहां पर 1 आ जाया करता था, अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती थी, जिधर करंट होगा उधर ही तेरा जो है वी नेट आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने अगर अल्टरनेटिव करंट पढ़ रखा है ठीक से, तो मैं इतनी स्पीड में जो रिवीजन करा रहा हूं आप सारी चीज कैच कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो वापस जाओ, अपने पुराने नोट्स खोलो और नोट्स खोल के उसको पढ़ाई करो। ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक चीज तेरे को पता होनी चाहिए। ठीक, चल आगे चलते हैं, वापस चलते हैं। तो एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, तो भैया पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दैट केस मैं लिख देता हूं, अगर ऐसा होगा तो पावर फैक्टर बराबर 1। बस हो गया काम। एक्सएल की वैल्यू क्या होगी सर, एल ओमेगा, एक्सी की वैल्यू सब 1 अपॉन ओमेगा सी। आपको क्या चाहिए, सी चाहिए, सी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। ये तेरा सी निकल के आ गया। अब जरा वैल्यू पुट कर दे, ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई, ओए ओमेगा नहीं दे रखा भाई, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैं ये फिर परेशान करेगा ये। ठीक, मगर ठीक है, थोड़ी सी मदद मिल जाएगी यहां पर, इसकी और इसकी। ठीक है, इसकी और इसकी, और तो कुछ नहीं दे रखा ना इसने, और कुछ नहीं दे रखा। चल भाई शुरू हो जाओ। तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर इज 5 पंजे 25, 2500 इंटू एल। एल की वैल्यू नहीं निकाली क्या, अब यार एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, नहीं निकालो तो काम चल जाएगा क्या, नहीं यार एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी सर, देखो ये आर है और जेड की वैल्यू 125 है, यहां से एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। ठीक है, तो मैं वो यहां निकाल देता हूं। यहां पर कैसे सर, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्लियर है, तो अगर मैं यहां पे देखूं z का स्क्वायर 125 का स्क्वायर, दैट मींस एक्सएल बराबर, अब डायरेक्ट एक्सएल आ जाएगा भाई, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो यहां से निकालते हैं एक बार। एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा सर, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी है 125 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देगा, ये आ जाएगा भैया 225 गुणे में 25। ठीक है, तो अब इसका अंडर रूट, दैट इज योर एक्सएल। कॉमन उमन निकलेगा कुछ, देख 25 बार आ गया। ठीक है, 25 बार आ गया, 25 नमन 225, 9 बार आ गया, इसका मतलब एक्सएल बराबर 75। ओए मजा आ गया भाई, एक्सएल बराबर 75 आ गया, यहीं चिपका दे इसकी जगह, ये हटा ये सब चीजें, एक्सएल बराबर यहीं चिपका दे, हटा सावन की घटा 75। ठीक, तो सी निकल के अब आ जाएगा भैया, सी बराबर 1 अपॉन 75 इंटू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 75। ओमेगा इज 2 पाई, ओमेगा इज सही है ना, 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी इज 100। ये तेरा आंसर है। अब इसी को तेरे को सेट करना है भैया, किसकी शक्ल में सेट करना है भाई, एक तो नीचे इस भाई, ये लाना भी बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, देख ध्यान से देख, नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं मैं। ठीक, 1/75 इंटू 2 पाई इंटू 50, ये हमारा आंसर आया है सी का।
ये कह रहे हैं भैया ये आंसर है कितना, n/3 पाई, ठीक है, इंटू माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब इतनी मेहनत की है तो उसको भी कर ही लेते हैं, आजा देख, पाई से पाई मारा, ठीक है, 3 से ये मारा, 25 या 75, ठीक है, 10⁻⁻⁶ को यहां चढ़ा दे, 00 प्लस 10⁻⁴, ठीक। अब 25 दूनी 50, ये 2 बार मार दिया, 2 इंटू 10⁻⁴, 2 जीरो और ले ले, 10⁻2 जीरो यहां से ले ले, 50 से फिर से 2 बार मार दिए, तो 2 दूनी 4, भैया 400 आंसर आ रहा है हमारा, 400 ही हमारा आंसर है, आंसर क्लियर है, ठीक। सवाल से क्या सीखने के लिए मिला, फॉर्मूले की अदला बदली, ठीक है, कभी ये वाला फॉर्मूला इधर, कभी वाला फॉर्मूला इधर, कभी z का फॉर्मूला लगा दिया, कभी cos अल्फा का लगा दिया, कभी पावर फैक्टर का लगा दिया, कभी पावर डिसिपेटेड का लगा दिया, कभी VRMS लगा दिया, कभी ये, जितना खेलेगा इन फॉर्मूले के साथ उतना सीखेगा, सीधी सी बात है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, सॉरी ये रहा, करो ट्राई जल्दी से, जल्दी, मिनट से पहले हो गया। चलो, इन एलसीआर सर्किट कंटेन रेजिस्टेंस ऑफ इतना, ठीक है भैया, सप्लाई वोल्टेज इतना, और उसने जो है तुमको ओमेगा भी दे दिया, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, ओमेगा दिया, रीडिंग से हमको समझ में आ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इफ द ओनली कैपेसिटर इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट, अच्छा पहले एलसीआर था, कैपेसिटर उड़ा दिया, तो क्या बचा, एल और आर, ठीक। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, भैया मुद्दे की बात ये फर्स्ट स्टेज में आपको देखने के लिए मिला कि जैसे ही आपने कैपेसिटर को उड़ा दिया तो बचा कौन, आर और एल, दैट मींस इधर होगा सर आर, तो सर इधर हो जाएगा सर एक्सएल, और जेड आएगा हमारा इधर, और ये एंगल उसने दे दिया 45 डिग्री। 45 का मतलब क्या हुआ, एक्सएल बराबर आर, ठीक, और आर की वैल्यू दे रखी कितनी, 110, तो इसका मतलब 110 के बराबर, और एक्सएल बराबर एल ओमेगा, ठीक, तो इसका मतलब एल की वैल्यू दे दी है, आगे जरूरत पड़ेगी तो अपन निकाल लेंगे, ठीक, ठीक है। इफ ऑन अनदर हैंड ओनली इंडक्टर इज रिमूव, अगर हम लोग केवल इंडक्टर हटाते, ठीक, तब क्या होता, करंट लीड्स बाय 45 विद अप्लाइड वोल्टेज, मजा ही आ गया फिर तो। दूसरे केस में कह रहा है कि सर हमने केवल और केवल क्या हटा दिया भाई साहब, यहां पर हमने यहां पर क्या किया, इंडक्टर को हटा दिया, तो इसका मतलब इन दैट केस एक्सी हो जाता नीचे और जेड भैया आ जाता इधर, और ये एंगल हो जाता 45, इसका मतलब आर एक्सी के भी बराबर है। अरे अब मजा आ गया बे, एक्सएल बराबर एक्सी आ गया, ये वही चीज आ गई जो मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें समझा रहा था, क्या कि आरएलसी सर्किट में जब ये रखा होगा तो ये रेजोनेंस वाली कंडीशन हो गई होगी, जिसमें जेड की वैल्यू मिनिमम आई होगी और जेड की वैल्यू आर के बराबर आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आरएमएस करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी, अबे यार ये तो बड़ा वैसा सवाल हो गया, आरएमएस सर्किट किसमें पूछ रहा है, पुराना सर्किट या बीच वाला सर्किट या नया सर्किट, समझ गया ना, 3 सर्किट हो गए ना इसमें। पहला सर्किट आरएलसी, दूसरा जब उसको निकाल दिया, सी को निकाल दिया तो जो बचा, तीसरा जब एल को निकाल दिया तो बचा। अब यहां पर लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो हमको थोड़ा सा हिसाब से सोचना है, भैया दूसरा चीज और तीसरा चीज का मतलब तो एक ही है एक तरह से। इसने बोला आरएमएस करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी, तो भैया सर्किट तो हम फिर एलसीआर ही मानेंगे, इनिशियल सर्किट जो था। तो आई आरएमएस अगर मैं निकालूंगा, ध्यान से देखना, तो आई आरएमएस विल बी वी आरएमएस अपॉन जेड, ठीक। और यहां z की बराबर वैल्यू किसकी है भाई साहब, z की वैल्यू r के बराबर है, और भैया वैल्यू पुट करते हैं, वीआरएमएस कितना 220 बटे z कितना, z सॉरी वीआरएमएस 220 है, z कितना r के बराबर, r कितना 110 बराबर कितना निकल का आ गया, तो भैया 2 आंसर जा रहा है अपना 2 एम्पियर। सवाल से क्या सीख मिली, क्वेश्चन से यह सीख मिली कि जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल्स आप साथ साथ निकालते चलो, आप डाटा साथ लेके चलो। मेरा मन कर रहा था बीच में ही निकालने का, क्या निकालने का, एक्सेल बराबर एल ओमेगा पुट करके वहां पर एल निकालने का, लेकिन वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाता है, उसकी तो आवश्यकता यहां पर पड़ी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, क्लास नोट्स में कराया हुआ सवाल है, मैंने भी कराया था, सारे बच्चों के क्लास नोट में देखने के लिए मिल जाएगा। प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें अभी के अभी यहीं पर। चलो भाई, तो भैया सवाल करने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था जनरेशन ऑफ एसी, एसी को जनरेट कैसे किया था, ठीक। बेसिकली क्या था, सपोज मैं ऐसा बोलूं यार एक लूप है, इससे पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, एग्जांपल के तौर पे बाहर की तरफ मान ले, और मैंने इस लूप को डायमीटर के अबाउट ऐसे ओमेगा से नचा दिया, और
ये मैग्नेटिक फील्ड सब जगह बाहर की तरफ है, ऐसे। ठीक, तो भैया ईएमएफ निकालने का तरीका क्या था फैराडे के हिसाब से? क्या था भैया? सबसे पहले किसी टी टाइम पर आप फ्लक्स निकालो, उसको डिफरेंशिएट मार दो। तो अगर मैं बात करूं, सपोज ये लूप गोल है, मेरा हाथ ऐसा है, थप्पड़ जैसा है, ठीक है, मैं अपने हाथ को मान लेता हूं, मेरा हाथ ऐसे है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड देख ऐसे है, तेरी तरफ है, ठीक, ऐसे, तो फ्लक्स आएगा, ठीक है सर, फ्लक्स आएगा, बी इंटू ए फ्लक्स हो जाएगा। अगर मैं इसको हाथ को रोटेट करूं टी टाइम में, अगर मैंने इसको थीटा रोटेट किया, ऐसे, ये ऐसे था, मैंने ऐसा रोटेट कर दिया, तो हाथ का जो नॉर्मल था वो टी टाइम में इधर चला जाएगा। बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नॉर्मल इधर चला गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। इसका मतलब किसी टी टाइम पर आप फ्लक्स लिख सकते हो, फ्लक्स बराबर बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू मैं लिख दूंगा यहां पर ओमेगा टी, अगर ओमेगा तेरा यूनिफॉर्म है तो। ये तेरा फ्लक्स आ गया है। मैं तुझसे बोलूं भैया ईएमएफ बता दे, तुम बोलोगे सर डिफरेंशिएट मार दो, डिफरेंशिएट मारोगे तो बी ए ओमेगा बाहर निकल कर आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन मैग्नीट्यूड ले ले, या फिर यहां भी d5/dt में भी एक माइनस आता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दे, कुल मिला के ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो निकल के आ गया साइन ओमेगा टी। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स मेरे भाई n है तो n से मल्टीप्लाई कर देते थे, ये हमारा निकल के आता था ईएमएफ। क्लियर है? अब यहां पर क्या होता था, जब हाथ मेरा ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फ्लक्स मैक्सिमम, मिनिमम, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा। जब मेरा हाथ ऐसा हो जाएगा तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख ऐसे होगी, मेरे हाथ से आर पार नहीं हो रही, ऐसा नहीं घुसे और बाहर निकले, ठीक, वो ऐसे छुअन छुआई के साथ हो रही है, और छुअन छुआई में कोई भी फ्लक्स नहीं आता। फिर मैं इसको और घुमाऊंगा, फ्लक्स बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा, फिर जीरो होगा, और फिर इस तरीके से यहां पर सारी चीजें हो रही है। तो वापस चलें, तो इसका मतलब इसका जो ईएमएफ आने वाला है वो आएगा एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कब इसने पूछा है, सारी कहानी वही, अगर अपन चेक करें तो देख ले, प्लेनर लूप ऑफ रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली इक्वल टू 0, फिर प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वही चीज हो गया। प्लेन ऐसे मान ले, ठीक है, जो मेरा हाथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल दे, और उसने बोला है कि रोटेट्स विद द पीरियड ऑफ 10 सेकंड अबाउट एन एक्सिस विद इट्स प्लेन, देन मैग्नेट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है भैया ये बता दे ये कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं भैया। अगर इसके सबसे पहले मिनिमम के बारे में बात करते हैं, ईएमएफ मिनिमम कितना होगा, इसकी वैल्यू -1 तो पुट मत कर देना, ठीक है, क्योंकि माइनस यहां पे बताएगा बैटरी का बड़ा डंडा किधर है। ठीक, मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं तुझसे कह दूं कि भैया एक बैटरी ये है 10 वोल्ट की, और एक बैटरी को तू ऐसे दे दे 15 वोल्ट की, और मैं तुझसे को बता किसका ईएमएफ बड़ा है, तो तू ये कहेगा क्या कि सर डायरेक्शन बताओ, इधर जाओगे तो ये 10 है, तो ये -15, -15 छोटा, इसका मतलब 10 से बड़ा। ये तो नहीं करते ना, अपन सीधा मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यार ये 10 वोल्ट की है, 15 वोल्ट की है, पास मारी है। बट जो सेल था, पहले सेल ऐसे लगा हुआ था, निप्पो का सेल जो होता है, जो हमारा एवरेडी का सेल आता है, अब उसको ऐसे रख लिया, तो बैठ गया, ये में थोड़ी ना चेंज हो जाएगा उसका। तो बेसिकली इसका जो मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। पास मारी है, ठीक है सर, ओके। या इसको दूसरे डिटेल से देख ले, साइन ओमेगा टी 0 का मतलब क्या हुआ कि सच कॉस ओमेगा टी 90 हो जाए। ठीक, ये थीटा ही तो था, थीटा लिख लेना यहां पर, ओमेगा टी की जगह सीधा थीटा लिख ले, सीधा फटाक से थीटा लिख यहां पर ले, दिस इज इक्वल टू एन ए, थीटा से एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, एन ए बी ओमेगा साइन थीटा। थीटा वाज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। ठीक, अब शुरू में क्या था, हाथ ऐसे था, तो तू ये बता, जब शुरू में हाथ ऐसे था तो थीटा 0 था, ठीक है, इधर ही तेरी मैग्नेटिक फील्ड, इधर ही तेरी नॉर्मल था, हाथ घुमा 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 घुमा, जब हाथ ऐसे आ गया तो थीटा कितना हो गया, 90। थीटा 90 कब होगा, t/4 टाइम के बाद। देख कहानी ऐसे, t/4 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 t/4, ठीक, ये है कहानी। तो यहां से अगर तू देखेगा t/4, ठीक, t/4 टाइम में थीटा हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 में लिख लेता हूं भैया यहां पर, t = t/4 में जो थीटा हो गया 90 डिग्री, थीटा का 90 डिग्री हो जाएगा तो ईएमएफ तेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, और t/2 में थीटा कितना हो जाएगा, 180, थीटा 180 रखोगे तो 0 बन जाएगा, तो ईएमएफ तेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम। दिस इज योर आंसर। टाइम पीरियड 10 सेकंड दे रखा है, t/4 में कितना आएगा, 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड में मैक्सिमम और 5 सेकंड में मिनिमम। चेक कर, 2.5 सेकंड और 5 सेकंड, खत्म सवाल। क्लियर है यार, टीवी बंद हो गया यार,
अब मेरे सामने दो दो रिमोट है, एक है कैमरे का, एक है टीवी का। अगलम बगलम मम्मी को लगाता हूँ, पता चला कैमरा बंद हो गया टीवी की जगह। चलो देखते हैं, चल खुल गया, चलो ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेरे सामने ये रहा, सिंपल सवाल है, जे मेंस लेवल का, फटाक से सॉल्व कर जल्दी से, मैं ही पर हूं। चलो, इन एलसी सर्किट, एल दे दिया, सी दे दिया, वोल्टेज दे दिया, अप्लाइड टू द सर्किट, करंट इन द सर्किट इज गिवन एज। ओहो, कितना बढ़िया सवाल है। ठीक है, देख समझ, एलसी सर्किट है, ठीक है, इफ ए वोल्टेज इज अप्लाइड टू द सर्किट, एल और सी सर्किट में वोल्टेज दे दिया गया है, करंट उससे जानना चाह रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे सर? देखो, सबसे पहले एक काम करो, आर तो नहीं है ना उसमें, आर को हटाओ। ठीक है सर, आर को हटाओ। सर सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू पे अटैक करो। ठीक है सर, जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है वो कितनी है? 10 है। तो मैं लिखूंगा आई मैक्स विल बी वी मैक्स बाई जेड। वी मैक्स कितना है? 10। जेड कितना होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर, मैं यहां पे लिख देता हूं, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर 0 हो गया तो जेड आ गया एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल एक्सी तेरे को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहां पर, बिना उसके काम चलेगा नहीं, है ना। आजा चल, मैं कर लेता हूं यहां पर, एक्सएल बराबर एल ओमेगा, एल कितना है? 40 इंटू 10 टू -3 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है? 314। बे यार ये तो बड़ा चर्ची काम हो गया बे। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16, 4 1 4 1 5, 4 तिया 12 और एक जीरो आगे लगा दिया। ठीक है, और ये 12.56। अगर मैं एक्सी पूछूंगा, एक्सी, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा कितना है? 300, 314। सी की वैल्यू कितनी है? 100। माइक्रो है, ऊपर 10⁶। 2 जीरो हो गया, ये ऊपर चला गया 10,000। मजे ले रहा है भाई साहब, सवाल वाला भी बटे 314। पता इतना कौन परेशान करता है यार, हद कर रहा है ये भी। ठीक है, हम अपना करेंगे क्या? 314 इस 300, 2 जीरो कट गया, 100/3 इस 33। मैंने थोड़ा सा इसको कम मान लिया, ठीक है, ये ज्यादा है कायदे में तो वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी, 33 मान ले, खत्म कहानी। अप्रोक्सीमेटली 33, ये कितना? 12.5। दोनों को घटा, z कितना जाएगा सर? 33 में से 12.5 गया, तकरीबन जाएगा 21 के आसपास, है ना, 20.5 के आसपास जाएगा। लिख दे 20.5। अगर ये 20 होता तो आई मैक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आधी होती। अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, 0.52 ही है, तू चेक कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, 0.52 ही आएगा यहां पर। ठीक, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। इसका मतलब ये और ये हमारे हो गए गलत, पहले मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब चलते हैं फीस पर। फीस पे कैसे जाएं? अब तू मेरी एक बात बता, क्या कि बेसिकली अगर अपन बात करें, ध्यान से समझना, अगर इधर करंट है, ठीक, तो सर VL होगा ऊपर और सर VC होगा नीचे। सही है? सही है। बड़ा कौन है, XL या XC? XC बड़ा है। कौन बड़ा है भाई साहब? XC बड़ा है। XC बड़ा है तो इसका मतलब VC बड़ा है। इसका मतलब कहानी इसकी ये होगी, इधर अगर I है तो नीचे हो जाएगा VC माइनस VL। तो ये जो आएगा ना, यही तो तेरा V नेट है, क्योंकि VR तो है ही नहीं इसमें, तो यही तेरा V नेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो V नेट से 90 डिग्री आगे है। करंट जो है वो V नेट से 90 डिग्री आगे है। तो करंट जो भी तू लिखेगा, दैट विल बी इक्वल टू I0 साइन 314t प्लस 90 डिग्री आगे। खत्म सवाल। ठीक, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब RLC सर्किट ही है, बस R की वैल्यू 0 चिपका दे, खत्म सवाल। अरे बात समझ में, इतना तो ठीक है। देख तो ये तो सीख गया होगा, ठीक है, कि जो है सर जब भी कैलकुलेशन फंसेंगे हम आपकी तरीके से कभी अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, कभी ये लगा देंगे, कभी ये लगा देंगे, इस तरीके से काम हम चला लेंगे। ये सीखना, ये आना चाहिए तेरे को, है ना। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पे ये रहा। फटाक से स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी ट्राई करो, मैं किनारे हो गया। ओए होमवर्क, ये क्वेश्चन वही है, सर्कुलर कॉइल है, सब कुछ दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, डायमीटर का अबाउट घुमा दिया। उसने पूछा है कि बता दो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। कितना होगा? NAB ओमेगा।
अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ये वाला ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एन बी ए ओमेगा। एन की वैल्यू हो सकता है यहां पर 1 दे रखी हो, 1 दे रखी है क्या, रेडियस इतना, प्रेजेंट मैग्नेटिक इतना, प्ले परमानेंट, हाँ ठीक है 12 तेरा काम है तेरे को होमवर्क करना। एन वाज अ नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, कि सपोज जो कॉइल है ना, सपोज उस पर तूने लपेटन लपेटन बार बार कर रखी है तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये बेटा होमवर्क है और रट्टा मारना है तेरे को, ठीक है। ये क्वेश्चन रखने का बस मेरा एक मकसद ये था, एक चैप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग, ठीक है। एलसीआर सर्किट में देख क्या होता है, एलसीआर सर्किट में जो आर होता है ना, आर जब जब करंट फ्लो करेगा आर के अक्रॉस हीट लॉस होगा, ठीक। तो एलसीआर सर्किट में अगर बैटरी ना होती तो तू बोलता एल है, सी है, आर है, तूने शुरू में करंट फ्लो करा दिया तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है भाई साहब, हीट लॉस होता है, मतलब ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सर्किट वो लगातार कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब मैं इसी को बोल दूंगा क्या, डैम्पिंग। जैसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते थे, ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग डैम्पिंग को नेग्लेक्ट कर दिया करते थे, हम मानते थे कि कुछ भी डैम्पिंग नहीं, हमारी वहां पे कैलकुलेशन देखिए होती थी एफ बराबर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एफ बराबर हम लोग बोलते थे क्या, सब माइनस के एक्स। और इसके बाद जब हम लोग सॉल्व किया करते थे तो निकल के आता था x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऑसिलेशन में, ठीक। ये एसएचएम में पढ़ा था। अब अगर डैम्पिंग होती और जो फोर्स होता है, सपोज वो फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता, रेसिस्टिव फोर्स, ठीक, तो वो वाला पार्ट हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेटा नहीं पढ़ते थे, वो हम लोग कहां पढ़ते थे, वो अपन पढ़ते थे अल्टरनेटिंग करंट में, उसको मिक्स करके पढ़ते थे, ठीक। मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि यार फोर्स अगर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था तो इसका मतलब अब यहां पर जैसे इसको हटाएंगे एक कांस्टेंट और आएगा, सपोज मैंने इसको स्मॉल भी कह दिया तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अब सॉल्व करने के बाद डैम्पिंग में जो रिजल्ट आता था ये पहले था, अब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आता था x बराबर ए की जगह आता था ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी, ठीक है, और ये होता था साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अंतर ये होता था कि सर ये जो ओमेगा ओमेगा नॉट है ये ए नॉट है, तो अब जो एम्पलीट्यूड है वो ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी हो जाता था और यहां पर साइन गामा बन जाता था। इन शॉर्ट सर अब जो हो गया ना, अगर आपने डैम्पिंग कंसीडर की तो जो एम्पलीट्यूड था वो एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन आ गया, ठीक है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये टर्म घटता चला जा रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता जाता था, कम होता चला जाता था। तो इसका मतलब सिंपल पेंडुलम है ना, उसको तूने हले आके छोड़ दिया तो बिना डैम्पिंग के तो ऐसे ही नाचता रहेगा वो पप्पू ऐसे, ठीक है, पप्पू बोल रहे उससे, ठीक। और अगर डैम्पिंग लेगा तो देख कैसे होगा, देखा जाए, ठीक। तो इसका ग्राफ भी हम लोगों ने देखा था, कुछ इस टाइप का ग्राफ आया था ऐसे टिंग, इस टाइप से, इस टाइप से आया था क्लास में। आई होप आप सब लोगों ने पढ़ा होगा डैम्पिंग के केस में। ये बिना डैम्पिंग का रिजल्ट था। यहां पर गामा जो आता था, गामा की वैल्यू आती थी सॉल्व करके गामा बास इक्वल टू बी बाई 2m। ये सब नोट्स में मिलेगा आप लोगों की, ठीक। मेरे पास वक्त नहीं है इतना पढ़ाने का, वरना इसी में 1 घंटा निकल जाएगा, ठीक। तो यहां पर इसको डैम्पिंग कांस्टेंट बोला करते थे। तो ये बेटा आप जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। जब हम ये चीज हम कंपेयर करते हैं एलसीआर सर्किट से, पास समझ मारिए, जब हम ये चीज कंपेयर करते हैं एलसीआर सर्किट से तो हम लोग ये बोलते हैं कि पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद कि सब मास को एल से रिप्रेजेंट कर दो, आर को बी से रिप्रेजेंट कर दो, सी को 1/k से रिप्रेजेंट कर दो, तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक। तो बेटा ये टर्म्स जो है ना ये तेरे को याद रखने हैं, सीधी सी बात ही है, ठीक। तू ऐसे समझ सर डैम्पिंग कांस्टेंट बी था, ठीक है, इन्होंने डैम्पिंग कांस्टेंट बी बोल दिया, वैसे तो यहां पे गामा हो, ठीक है, गामा इज प्रोपोर्शनल टू बी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो तू ऐसे याद रख ले, अगर रेजिस्टेंस ना होता तो हीट लॉस ना होता, बात समझ मारी, अगर रेजिस्टेंस ना होता तो हीट लॉस ना होता, ठीक। बिल्कुल उसी प्रकार अगर डैम्पिंग कांस्टेंट ना होता तो डैम्पिंग ना होती, हीट लॉस ना होता मतलब एनर्जी लॉस ना होती, ठीक। डैम्पिंग कांस्टेंट ना होता मतलब एनर्जी कांस्टेंट होती। तो ये बेसिकली इसके पीछे की क्या है कहानी है। तो भैया ये जल्दी से मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। एक बार सवाल आया है तो इसके जो क्लास नोट्स है होमवर्क में आप जाइएगा और क्लास नोट्स के रिजल्ट पढ़िएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से ट्राई करें। अरे बड़ा सिंपल सवाल है भाई। एन इंडक्टेंस कॉइल हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम, अच्छा ठीक है। व्हेन एसी सिग्नल लगाया इतना, अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द करंट बाई 45 डिग्री। ओहो, इसका मतलब ये हुआ इधर आई है तो इधर बी है, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। इसका मतलब इधर अगर मैं बोलूंगा आर है तो इस तरफ हो जाएगा भैया BL और Z निकल के आ जाएगा हमारा इधर और ये एंगल हो जाएगा 45।
आई होप तू समझ गया होगा। पूछा गया था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एल की वैल्यू पूछिए। करें क्या करें क्या करें क्या करें? अरे सर ये 45 है ना, तो यहां से करो ना सर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ VL बराबर क्या निकल के आ गया, आर के। उल्टा लिख दिया क्या? सॉरी VL नहीं, एक्सएल, एक्सएल यार, एक्सएल है ना। तो यहां से क्या निकला सर, एक्सएल बराबर निकल के आ गया आर के। एक्सएल इज व्हाट, एल ओमेगा, यही है ना, चेक करके देखो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसने बोला रिएक्टेंस इतना है, इसका मतलब Z की वैल्यू दे दी है तुझे। बहुत अच्छा सवाल है। Z कितना दे दिया, 100। ठीक है, यहीं से सवाल सोल्व हो जाएगा। देख Z 100 है, ठीक है सर। ठीक, इसका मतलब इसका इस साइड वाला अगर तू 1045 भी लगाएगा, ठीक, तो तू बोलेगा सर 100/√2 इक्वल टू एक्सएल, और एक्सएल बराबर एल ओमेगा। एल की वैल्यू कितनी है, एल 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 ही तो पूछा है। ओमेगा कितना है, 2πf, कुछ कहां है 2π, एफ कितना है 1000, ये रहा 1000। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो एल बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 100/2√2π इंटू 1000, दैट इज इक्वल टू, अबे यार ये तो हद कर रहा है यार। ठीक है, ये देखे, देख ये तुझसे चाहता है कि तू बस पावर पावर खेल, तो हम भी पावर पावर खेलेंगे साला। देख देख, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, नीचे आया 1/2 गुणे में √2 इज 1.4, पाई इज 3.1 मान ले, इंटू 10। अगर अपन चेक करें, देख समझ मेरी बात, दो ये 10 से मल्टीप्लाई करेगा 30 बन गया, मान ले 30, 30 दूनी 60, 60 का मल्टीप्लाई कर 1.4 से। ठीक है, तो 60, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, यह आ गया कितना 84, तो आंसर आया 1/84। ठीक है, तो जो भी आंसर जाएगा, अब तू चेक करके देख ले, तकरीबन मुझे लग रहा है 10⁻² कर ले, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 10⁻² कर दे, ये जो वैल्यू जा रही है अप्रोक्सीमेट, ये 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻² जा रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन इज करेक्ट। मेरे साथ जुड़े रह के कैलकुलेशन तो बढ़िया हो गई होगी, तुम्हें दिख गया होगा किस तरीके से एग्जाम में उड़ा जाता है। ठीक है, चलो खत्म सवाल, यही था। अच्छा, हो सकता है तूने सोचा हो सर अचानक से आपने कैसे लिख दिया है ना, तो तू यहां से ऐसे लिखना, देख एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर। ठीक है, और एक्सएल और आर बराबर एक्सएल, ये वैल्यू यहां पुट कर दे। ठीक है, तो ये वो एक सम बन जाएगा। या फिर कुछ बच्चे सोचते हैं सर देखो इधर 100 है, तो इधर 100 cos 45, इधर 100 sin 45, इसका कंपोनेंट इधर ले लिया, इसका कंपोनेंट इधर ले लिया, इसके बराबर है। ये मतलब ये तू कर तो सही रहा है, लेकिन जबान से मत बोलना, क्योंकि जबान से जो तू बोल रहा है वो गलत है। ये कोई वेक्टर थोड़ी ना है जिसका कंपोनेंट ले रहा है तू इसका इसके बराबर कर रहा है, फोर्स एनालिसिस कर रहा है। लेकिन इसकी मैथ्स कुछ ऐसी है जैसी तुमने बोली। अक्सर मैंने देखा बच्चे ऐसे बोलते हैं, ये याद है ना, हाँ उसको इधर तोड़ दो, उसका 2 कंपोनेंट कर लो। ठीक है, एक कंपोनेंट ये वाला, ये फिर हम लगाएंगे वेक्टर लो, पैरेललोग्राम लो। वेक्टर है क्या ये? नहीं, लेकिन इसकी मैथ्स ऐसी मिल रही है तुझे जो तुझे एज ए वेक्टर की तरह देखने के लिए मिलती। ठीक, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, क्वालिटी फैक्टर। ओ भाई साहब, बड़ा बढ़िया सवाल निकल का है, छोटा सा सवाल, एक ही लाइन का, इंटीजर टाइप में आता है। ये फॉर्मूला कभी मत भूलना। क्वालिटी फैक्टर मैं जो याद रखता हूं सीधा XL/R, खत्म कहानी। ठीक है, या फिर XC/R। ठीक, चेक करके देख, तो ये सब कुछ दे रखा है तुझे? नहीं दे रखा। अभी तुझे यहां पर क्या हुआ, एक्सेल वगैरह ओमेगा वगैरह तेरे को निकालना पड़ेगा। ठीक, ओमेगा, अच्छा एक फॉर्मूला और होता है इसका। ठीक है, कौन सा होता है? देख, वो ये होता है, देख सर, देखो आपने सर, एक मिनट, अगर अपन सॉल्व करें XL/R, सर जो ओमेगा होता है सर वो होता है 1/√LC। ठीक है, XL/R आप जानना चाह रहे हो, तो XL इज इक्वल टू L ओमेगा/R, दैट इज इक्वल टू L/R इंटू ओमेगा 1/√LC। ठीक है, ये अंदर चला गया, 1/√L/C। अगर तुझे फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, मैं तो याद नहीं रखता हूं यार, मेडिकल वाले बच्चे इसको याद कर लेते हैं। मैं तो एक ही फॉर्मूला याद करता हूं बस, XL/R और ओमेगा का, क्योंकि इसका बार बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर पूछेगा, जस्ट पुट द वैल्यू, तुझे L दे दिया, तुझे C दे दिया, तुझे R दे दिया, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके आंसर निकाल दो। ओके, नेक्स्ट। एक चीज और बता दूं यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है, देख कि कोई मैं सिली मिस्टेक्स कर दूं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं, प्रैक्टिकली यस इट इज पॉसिबल। समझ मारी बात? रीजन इज दैट कि लाइव क्लास नहीं है।
लाइव क्लास में मैं अगर कुछ लिखूंगा, ठीक है, तो बच्चों को दिखता है, वो तुरंत बोल देते हैं कि अरे सर ये यहाँ पे गलती हो गई है, ये आंसर आ रहा है, बस मास्टर को भी दिख जाता है, वही करेक्ट कर देता है। ठीक, ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं कैमरे के सामने हूँ, मेरे सामने एक टीवी है जिसमें मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो भी है कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इस वक्त मैं अपने ही साथ हूँ जो टीवी के अंदर उधर है। ठीक है, तो अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक सपोज करता हूं, सबके साथ होती है, तो वो मुझे नहीं दिखेगी। बात समझ में आ रही है? और ना ही मुझे यहां कोई बताने वाला जो बैठा हो सामने कहेगा सर ये वाली कैलकुलेशन आपने थोड़ी सी 19-20 कर दी। ठीक, तो शायद पिछली एक दो वीडियो में शायद किसी एक आध क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था, इन दैट केस तो वो थोड़ी सी चीज जो भी रहेगी बेटा वो आप इग्नोर करके चलना। रीजन इज दैट कि मेरे सामने यहाँ कोई बंदा नहीं बैठा है, कोई फिल्टर नहीं बैठा है जो चेक करे कैलकुलेशन। ठीक है, और ये लेक्चर ऐसा भी नहीं है कि लेक्चर जो है आपको देने से पहले पहले कोई बंदा बैठ के देखता हो कैलकुलेशन, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 6 से 8 घंटे के लेक्चर जाते हैं, 5-5 3-3 4-4 घंटे, अब वो पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा बैठ के सारे लेक्चर की कैलकुलेशन देखे। ठीक, तो ये रीजन है। तो अगर कभी तुझे ऐसा कुछ देखने के लिए मिले तो बिंदास उसको अपने लेवल पे संभाल लेना, और अगर तुझे टाइप करना ही हो तो नीचे ये जरूर लिख देना कि हाँ सर ये जो गलती थी लेकिन हमने संभाल ली, हम समझ गए कि ये ठीक है, ये थोड़ी सी ह्यूमन एरर हो सकती है। कंसेप्चुअली कोई गलती नहीं जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। कंसेप्चुअली मतलब समझ रहा है, कंसेप्चुअली कंसेप्ट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र है। तो समझ जाना जितना मैं यहां पर बढ़ा रहा हूं, यहां पर कहां पर कहीं पर भी, अपने बैच में बाहर के बैच में जहां पर भी, दैट इज पत्थर की, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A series LCR circuit designed to resonance in an angular frequency, इतना सर्किट ड्रॉ था, इतना पावर फ्रॉम द इतना वोल्टेज से एट द रेजोनेंस वैल्यू ऑफ द, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ट्राई करो जल्दी से, मैं किनारे हो रहा हूं। चलो शुरू करते हैं। सर देखो, सब पावर जो था ना, पावर का फॉर्मूला होता था सब VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस अल्फा। रेजोनेंस में कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाती थी 1, अल्फा हो जाता 0। तो सर मैं लिख सकता हूं पावर कितना है 16 बराबर VRMS कितना है 120 इंटू IRMS की जगह लिख दे VRMS बाई Z, और Z की वैल्यू होती थी भाई साहब R के बराबर रेजोनेंस में, क्योंकि एक्सएल एक्सी दोनों बराबर हो जाते थे। बस खत्म। मुझे लगता है यहां से R निकल, अबे गजब टोपी बात सवाल है बे, एक ही लाइन में आंसर आ गया। मैं तो कुछ और समझ रहा था यार, मुझे तो लग रहा था ये खूब इधर उधर दौड़ाएगा सवाल। 120 गुणा 120 बटे 16, काट ये बे, किससे कटेगा ये? 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 900 इज द आंसर, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है बेटा, जल्दी से ट्राई करें, मैं यहीं पर ही हूं, स्क्रीन पॉज कर लो। चलो, एक सर्किट एलिमेंट है, ठीक है भैया है, वेल कनेक्टेड विद एन एसी सप्लाई, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज है भैया, VRMS नहीं है। ठीक है, इसका मतलब VRMS इज 100/√2, IRMS इज 5/√2। ठीक है, विच इज इन फेज विद द वोल्टेज। ये बड़ा गजब, वोल्टेज दोनों फेज में रहे, करंट और वो, ये कब हुए थे? ये तो तब हुए थे, ठीक है, ये तो रेसिस्टेंस के केस में होते थे भैया। ठीक, इसका मतलब ये जो एलिमेंट X है ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में होता था, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते थे। ठीक, ए सेकंड एलिमेंट Y है कनेक्टेड टू द सेम AC सप्लाई, आल्सो गिव द सेम वैल्यू ऑफ पीक करंट, ठीक है, व्हिच लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री। इसका मतलब जो करंट है वो पीछे है, तो इसका मतलब जो Y है वो तेरा इंडक्टर है। बात समझ में आई? परंतु उसने क्या बोला भैया, सर सेम करंट है। ठीक, अच्छा, सेम करंट का मतलब ये हुआ सर पावर सप्लाई सेम है, करंट सेम है, इसका मतलब जो R है ना और XL है वो दोनों बराबर, दोनों के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। खैर, इफ XL बाई आर कनेक्टेड इन सीरीज द सेम सप्लाई, व्हाट विल बी द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। बस हो गया सवाल, जल्दी से बता आंसर, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, IRMS बराबर VRMS बाई Z। VRMS इज 100/√2, Z की वैल्यू कितनी होगी सर, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू इंटू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, अगर चेक करें तो आ जाएगा R√2। कितना आ जाएगा भाई साहब ये R। अब निकालना है R, यहां से हम लोग R निकाल लेते हैं। ठीक है, R 20 निकल के आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहां से। ठीक है, R की वैल्यू 20 पुट कर दे, ये आ गया 100/2 गुणा 20 बराबर 2.5, ऑप्शन 5.2।
देख, मैं पढ़ के समझा के लिख के प्रॉपर कैलकुलेशन करके 3 मिनट में क्वेश्चन कर ले रहा हूं, तो तुम्हें तो 2 मिनट में करना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं करके आया हूं पहले ही, मैं तुझे कैलकुलेशन देख के समझ में आ गया होगा। ठीक है, उतना वक्त भी नहीं है मेरे पास। मैं बस चाहता हूं कि जिस तरह मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं सीधा मुद्दे पे बात कर रहा हूं, मैं गिवन डाटा को यहां साथ लेके चल रहा हूं, साथ साथ लिखते हुए चल रहा हूं, वो तू भी सीख। वरना क्या होगा, एग्जाम में तू यहां से क्वेश्चन पढ़ेगा, यहां तक पहुंचेगा, ठीक, और यहां तक पहुंचते पहुंचते वो सब भूल जाएगा, फिर दोबारा पढ़ेगा, फिर यहां तक आएगा, फिर समझेगा, फिर जब नीचे आएगा फिर 80% क्वेश्चन समझेगा, फिर दोबारा पढ़ेगा तब समझ में आएगा, फिर लिखेगा, फिर आगे बढ़ेगा। टाइम वेस्टिंग। तो क्या करो, पढ़ते चलो, लिखते चलो, पढ़ते चलो, लिखते चलो, पढ़ते चलो, लिखते चलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट एवरेज। अब चला गया टू साइड। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन। इन ए सीरीज एलसीआर रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर इज मेजर्ड एज, अच्छा रेजोनेंस है, अच्छा, तो क्वालिटी फैक्टर इज मेजर बाय 100 इफ द इंडक्टेंस इज इंक्रीज बाय 2 फोल्ड। बड़ा नया टर्म देखने के लिए मिल रहा है भैया, 2 फोल्ड, कोई बात नहीं, बढ़ा गए। रेजिस्टेंस इज डिक्रीज बाय 2 फोल्ड, इसका मतलब फोल्ड का मतलब ऐसा तो नहीं है उसको ऊपर लपेटा लपेटी कर दियो, ठीक, रेजिस्टेंस को 2 फोल्ड से कम कर दिया, उसको बढ़ा दिया, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर कितना हो जाएगा, ध्यान से देख। तो बेसिकली जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है भाई साहब, दैट इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा था 1/r√L/C, ठीक। तो फोल्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि इंडक्टेंस को बढ़ा दिया है, 2 फोल्ड का मतलब उसको दुगना कर दिया, और रेजिस्टेंस को तूने आधा कर दिया। तो अगर मैं क्यू न्यू पूछूंगा तो ध्यान से समझ, इसको कर दिया दुगना, सी को रखा सेम, दुगना किया इसको तो √2, आर को आधा कर दिया, r/2 किया, 2 ऊपर चला गया, दैट मींस ये हो जाएगा 2√2 टाइम्स ऑफ क्यू ओल्ड, ठीक। दैट मींस 2√2 इंटू क्यू ओल्ड कितना है भाई साहब, 100। बस ये वैल्यू तेरे को सॉल्व करनी है। 2 इंटू √2 कितना, 1.414 इंटू 100। अगर सॉल्व करेगा, 4 दूनी 8, 2 का ना 2, 4 दूनी 8, सही जा रहे हैं ना हम लोग, और 2 का ना 2, ठीक। और ये 3 0, और हाँ 1 मिनट, ये हो गया। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली आंसर विल बी 283, राउंड ऑफ करेगा तो 283 आ जाएगा नियरेस्ट इंटीजर के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक। उन्होंने बोला पीक करंट एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट बता दो। कितना बढ़िया सवाल है, पीक करंट पूछा है उसने और रेजोनेंस सर्किट पूछा है, जल्दी से ट्राई करो फटाक से। चलो डिस्कशन, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने बोला यार पीक करंट बता दो। पीक करंट का मतलब आई मैक्सिमम जानना चाह रहा है, दैट इज इक्वल टू वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम कितना है, 30/Z, ठीक है।
और z के लिए बेटा तुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, z तेरे को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे z? z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी वगैरह सब निकालना पड़ेगा। पहले एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल बराबर एल ओमेगा। एल कितना है? 100 मिली हेनरी। मिली का मतलब 10⁻³ इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 0.1 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है भैया? ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना है? ओमेगा है तेरा 100। ठीक, एक्सएल आ गया तेरा 10। अगर मैं एक्सी पूछूंगा 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितना है? 100, सी की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 10⁻⁻6 दैट इज इक्वल टू 100। सही है? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं निकालू यहां से z, तो z तुम लिखोगे z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये कितना? 100 में से 10 गया, 90 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, और अगर अपन यहां से 30 कॉमन निकाल ले, ठीक, मैं देखते बना सकता हूं, इसका आंसर 150 जाएगा। देख कैसे, 30 कॉमन निकाल, 30 कॉमन निकाल, ये बचा 3 का स्क्वायर, ये बचा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का, 5 का स्क्वायर, 5 आ गया, 30 गुणा 5 150, खत्म। ठीक, z निकल के आ गया, z की वैल्यू पुट कर दे तो ये निकल के आ जाएगा भैया आई मैक्स बराबर कितना? 30/150, 1/5। हाँ, कैलकुलेशन में प्रो हूं मैं। ठीक है, 0.2। अबे ये भी गलत, ये भी। अब इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी निकाली, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब वो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं। जब तू यहां से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेगा, उसका फॉर्मूला तुझे पता है, 1/2π√LC होता है। ठीक है, ये वैल्यूज, एल की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व करके बेटा आंसर निकाल लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट ट्राई कर, जल्दी ट्राई कर। चलो, इस साइनसोइडल पीक वोल्टेज दे दिया है एलसीआर सर्किट में, आर दे दिया, एल दे दिया, सी दे दिया, वैल्यू ऑफ द पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंस कंडीशन। होमवर्क, ठीक है, ये तेरा होमवर्क है। पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस अल्फा। थोड़ी देर पहले सवाल करा था, कॉस अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। VRMS इंटू IRMS, VRMS दे रखा है, IRMS क्या हो जाएगा तेरा? VRMS बाई Z, और इसका मतलब आंसर बिल्कुल VRMS स्क्वायर बाई Z, और Z कितना हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स, जो भी है होमवर्क है तेरा। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा। उन्हें बोला फॉर द गिवन सर्किट कमेंट ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब छोटे छोटे सवाल करते हैं, देख। उन्हें बोला भैया ट्रांसफॉर्मर बताते कैसा है। भैया ये 220 वोल्ट की इनपुट दी और आउटपुट तुझे मिल रहा है 60 वॉट का। पावर नहीं पता तो पहले पावर निकाल ले। पावर बराबर क्या होगा सर? V इंटू आई। ठीक, तो यहां से अगर मैं V2 निकालूंगा तो V2 विल बी 60/0.11, मतलब 60,000/11। 6000/11 का मतलब इसको मान ले 10 थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गया 600 अप्रोक्सीमेटली। दिस इज इक्वल टू 600। इसका मतलब इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज 220 की, अब आउटपुट मिल रही है 600 की। इसका मतलब तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब स्टेप अप हुआ है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट लल्लू सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये सवाल बेसिकली ये तेरा होमवर्क है, बड़े प्यार से खुद से देख लेना। ऐसे सवाल बहुत बोनस होते हैं। ठीक है, बोनस मतलब इजी होते हैं, देखते ही तू बता सकता है कोई सा भी एक ऑप्शन। कोई एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सपोज कौन सा ऑप्शन करें, कोई सा भी, ए पकड़ ले, ए वाला ऑप्शन पकड़ लेते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज इन प्योरली रेसिस्टिव 0 होता है भाई। तो पहला वाला किससे मिलेगा? दूसरे से मिल जाएगा। पहला वाला दूसरे से मिलेगा, ये पहले से मिल रहा है, ये गलत हो गया। ये दूसरे से, दूसरे से, दूसरे से। अच्छा, अब सुन कैसे करेंगे, देख 3 3 4 3 3 वाला तो चेक नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे कौन सा वाला। मेरे हिसाब से दिल्ली वाला चेक कर लेते हैं, दिल्ली वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना था? क्या फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज इन एलसीआर सर्किट में अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते थे? tan अल्फा बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ठीक, तो इसका मतलब इसका चौथे से मैच कर गया, दिल्ली का एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला। इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किए जाते हैं ना। चल आगे बढ़ते हैं। आई होप तुझे काफी कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, और सीखने के लिए मिले तो बेटा नीचे जरूर लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कि तू कितना सीख रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये सवाल रिपीटेडली है, होमवर्क। ठीक है, यहां पर हॉट वायर एमीटर है। हॉट वायर एमीटर का मतलब याद रखना भैया, हॉट वायर एमीटर का मतलब होता है वो IRMS रीड करके देता है। ध्यान से देख, सेम सवाल रिपीट हुआ है, सेम पैटर्न पे रिपीट हुआ है। थोड़ी देर पहले भी सवाल दिया था, तब उसने IRMS पूछा था। IRMS पूछने का तरीका ये भी होता है, हॉट वायर एमीटर लगा दिया जो IRMS रीड करके देता है। इसी का दूसरा भाई होता है चचेरा भाई, जिसको बोलते हैं हॉट वायर वोल्ट मीटर, वो आपको VRMS रीड करके देता है। ठीक है, नेक्स्ट ये सवाल तेरा होमवर्क क्या हो ही गया है, सेकंड ऑप्शन है, ऑलरेडी डिस्कस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ,
बहुत देर से डैम्पिंग वाले सवाल का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि डैम्पिंग पे जो मैंने आपको रिवीजन कराया था वहां पर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो मैं काम करता हूं, हल्का सा क्विक रिवीजन दे देता हूं। सर हमने देखा था x बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। डैम्पिंग में हम लोगों ने ये देखा था। यहां पर दोनों टर्म्स में आपको बता देता हूं। ये होगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड वाज ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी, गामा की वैल्यू होती थी बी बाई 2m के बराबर। अब यहां पे एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना, बी होता है डैम्पिंग कांस्टेंट और गामा होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा बस नामकरण का अंतर है। थोड़ी देर पहले शायद जब मैंने जल्दबाजी में एक्सप्लेन किया हो तो देख लेना क्या बोला था। अब मैंने लिख दिया दिस इज करेक्ट, बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट, अगर पूछेगा मतलब बी जानना चाह रहा है, और गामा इज डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक, क्वेश्चन बात क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम अटैच टू ए स्प्रिंग मेड टू ऑसिलेट विद एन इनिशियल एम्पलीट्यूड 12 सेंटीमीटर, 2 मिनट के बाद एम्पलीट्यूड हो गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट, समझ गया होगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट, इसका मतलब आपसे वो बी की वैल्यू जानना चाहता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी फॉर दिस मोशन, ln2 की वैल्यू दे दी है। आई होप शायद तुझे फॉर्मूला तुझे पता हो, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैं पीछे हट रहा हूं, स्क्रीन को क्वेश्चन को पॉज करो, ट्राई करो। चलो सर, हमने देखा था सर ए बराबर होता है ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी। ठीक, ठीक है सर। तो अगर अपन सॉल्व करें, ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब, एम्पलीट्यूड कितना है 6, ए नॉट कितना था 12, ई की पावर माइनस गामा टी, ये हो गया, इधर लेके आजा, 6/12 हाफ आ गया है। ठीक, तो ln2 ठीक बराबर माइनस सेट हो जाएगा गामा इंटू टी, और टी की वैल्यू बता दो कितनी है, टी की वैल्यू है 2 मिनट, मतलब 2 गुणा 60, इसका मतलब गामा निकल के आ गया ln2 बटे 120। लेकिन जो गामा है ना वो नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए बी बाई 2m की वैल्यू, सॉरी हमको चाहिए बी की वैल्यू। ठीक, गामा होता है बी बाई 2m, तो यहां से बी अगर अपन निकालेंगे, 2 से मार दिया 60 बार, दैट इज इक्वल टू ln2 बाई 60 इंटू एम। ये है आंसर। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो बोनस लिखा हुआ है यार, पता नहीं शायद आंसर मैच नहीं कर रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। ln2 की वैल्यू कितनी है, देख वेरिएशन बहुत कम है। ठीक है, प्रॉपर वैल्यू लिखेंगे 0.69 इंटू मास, एम कितना है 1 किलोग्राम बटे 60 इक्वल टू, बस हो गया। बोनस कैसे हो रहा है, तो आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है भैया, सही, कुछ और गलती तो नहीं हो रही, चेक कर ले भाई, सही है ना, चेक करो 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 चेक करो, पक्का। बोनस कहीं जा रहा है, मास एम कितना दे रहा है 2 किलोग्राम, डैम्पिंग कांस्टेंट इतना दे रही है वैल्यू, हाँ थोड़ा सा नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर विल बी, ठीक है, अब इसको 0.7 लिख लेते हैं, 0.7 बटे 60। ठीक है, ये 0 बढ़ा दे, ये लेके आ जा, 6/7, 6 करना 6 बचा 1, दशमलव लगा दिया, 4 आया, 6 चंग 36 इंटू 10⁻⁻²। भैया ये आंसर जा रहा है हमारा। ठीक है, और 1.6 ये आंसर तो हमारा कहीं भी नहीं है, इसलिए शायद इसको बोनस दे दिया गया है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पे ये रहा, एम्पलीट्यूड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम डैम्पिंग का सवाल, विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिक्रीज विद टाइम। मास दे दिया इतना, डिके कांस्टेंट भी तेरे को दे दिया है, इसका मतलब तेरे को गामा भी दे दिया, सॉरी बी की वैल्यू तेरे को दे दी है, डिके कांस्टेंट का मतलब बी की वैल्यू दे दी है। उसने बोला कितना टाइम चाहिए एम्पलीट्यूड को आधा होने में। ले भैया मैं भी कर रहा हूं, तू भी कर, तू इधर से कर मैं इधर से करूं। एम्पलीट्यूड ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी, ए की वैल्यू लिखेगा ए नॉट बाई 2, दैट इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी। सॉल्व कर ले, हाफ आ गया, ln2 निकल के आ गया, इसका मतलब उसने टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा है, हाउ मच टाइम, टी बराबर निकल के आ जाएगा ln2 बटे गामा। ठीक, ln2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0.693 बटे गामा कितना होगा b/2m। ठीक है, गामा की वैल्यू निकाल ले b/2m, b कितना है 20, कन्वर्ट मत करना, ठीक है, ग्राम को ग्राम में रख देना। वो कितना है भाई साहब, यहां भी तो दिया था 500 ग्राम। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 20/1000, दैट इज इक्वल टू 0.02। ठीक, तो गामा की वैल्यू रख देगा हमें 0.02, तो इसको तू ऊपर 0.7 मान ले, 0.7/0.02 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 35। ए ऑप्शन क्लियर है।
चलो बेटा ये सवाल की प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि आते हैं ऐसे सवाल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ना चाहिए बे, एक ही चाहिए। चलो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो फटाक से, ठीक है। देखो चलो, व्हाट हैपेंड टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द करंट इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, एक्सएल बराबर एल ओमेगा, फ्रीक्वेंसी को कर दिया आधा तो ओमेगा हो गया आधा, तो एक्सएल हो गया तेरा आधा, ठीक है। एक्सएल तेरा आधा हो गया तो करंट तेरा हो जाएगा दुगना, डबल। तो आंसर विल बी इंडक्टिव रेजिस्टेंस हाफ, करंट विल बी डबल। किस में दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देख भाई, अब तक तकरीबन हम लोग 25 से 30 सवाल के बीच में डिस्कशन कर चुके हैं। मुझे लग रहा है शायद 26-27 सवाल डिस्कस हो गए हैं। अब ये था मेन डिस्कशन वाला पार्ट जिसमें मैंने तेरा पूरा ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी है, ठीक है, जितने भी आए थे क्वेश्चंस। अब इसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे तेरे एक तरह से होमवर्क है, ठीक है, मगर उनको छोड़ेंगे नहीं अपन यहां से डिस्कशन करेंगे। बस तू नीचे बैठ, पेन नीचे रख और देखता चल कि हाँ कैसे क्वेश्चन सच में पूछे जाते हैं। ये जो जितने मैंने क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए हैं, ये इनका लेवल जेईई मेंस के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर था। अब जो जेईई मेंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस हमको करने वाले होते हैं, स्कोरिंग सवाल होते हैं जिनसे मार्क्स निकल के आते हैं, वो क्वेश्चन तू अब देखना किस तरीके से क्वेश्चन है, जिसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। हम ये काम करेंगे, स्क्रीन को पॉज करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस को तमीज से पढ़िएगा, सुकून से पढ़िएगा, फिर सॉल्व मन करे तो सॉल्व करना, ना मन करे मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना, फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है। फिर देखना कितने लल्लो लल्लो सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एलसीआर सर्किट इफ द चेंज इन द रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है, फ्रॉम ए लोअर टू हायर वैल्यू, इसका मतलब तूने आर की वैल्यू को बढ़ा दिया, ठीक। बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंस सर्किट, अच्छा देख बैंडविड्थ पे सवाल आ गया, देख, है ना। अब आगे देखते हैं, एक एक करके ऑप्शन देख, क्या बोला है, हाँ, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। चल बैंडविड्थ, एक मिनट, बैंडविड्थ का हो सकता है तेरे को फॉर्मूला याद ना हो। नेक्स्ट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, एक्सएल 1/2 रूट एल सी, भैया उसमें तो आर है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़, क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज, क्वालिटी फैक्टर क्या था भाई साहब, एक्सएल बाई आर, ठीक। आर को हमने बढ़ाया तो ये घट जाएगा, ये भी गलत हो गया। क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो सही है लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगी भाई साहब, कांस्टेंट नहीं रहेगी, यहां पर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, गलत हो। तो जैसे कि बीसीडी एलिमिनेशन, बीसीडी एलिमिनेट तूने कर लिया तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। और ये बात सही भी है कि वहां पर जब हम लोग जो है रेजिस्टेंस बढ़ाते थे तो जो उसकी बैंडविड्थ हो जाती थी वो क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। फिर भी मैं एक बार बोलूंगा इनके फॉर्मूलेस बेटा रिवाइज कर लेना फिर से, किस किसके, क्वालिटी फैक्टर के सारे, बैंडविड्थ के, और जो ग्राफ वगैरह में शार्पनेस वगैरह आती थी उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सब कुछ दे दिया, वोल्टेज दे दिया, सब कुछ दे दिया, रेशियो दे दिया, टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज इट्स फ्रॉम इट्स मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू। ले कितना बढ़िया सवाल है। उन्होंने बोला कि भाई ये बता दो कि मैक्सिमम से आरएमएस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। सिंपल सा सवाल है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी मान लेना, टी इक्वल टू 0 पे मान ले मैक्सिमम है, तो तू फंक्शन ये समझ, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये मान, क्योंकि टी बराबर 0 पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अब उसने बोला कि कब मैक्सिमम से आरएमएस हो जाएगी, मतलब आई की जगह क्या रख देगा, आई नॉट बाई रूट 2 बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये कैंसिल आउट हो गया, कॉस ओमेगा टी पाई बाई 4, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू टी बराबर पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 गुणे में एफ की वैल्यू कितनी है 50 इंटू टी बराबर 1/4, ये हो गया 100, ठीक है। आंसर इज 25 मिली, कितना जा रहा है, अरे 25 नहीं भाई, ये बड़ा गेम खेल रहा है यहाँ पर, आराम से कर। टी बराबर कितना आ गया 1/400, ठीक है। मिली में चलेंगे तो एक काम कर, 10 टू की पावर -3 कर दे और 3 जीरो बढ़ा दे, 3 जीरो बढ़ाएगा तो क्या आएगा, 2.5 मिली सेकेंड आ जाएगा, 2.5 मिली सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं, देख फॉर्मूला में सवाल आते हैं जेईई मेंस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, एलसीआर सर्किट में एक्सएल दे दिया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे दिया है, ये दे दिया पावर फैक्टर, देख होमवर्क, पावर फैक्टर क्या होगा, कॉस अल्फा आर बाई सेट, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एलसीआर सर्किट इंडक्टेंस दे दिया है, रेजिस्टर्स की वैल्यू दे दी है, एसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी है, वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस बता दो कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, मतलब करंट लीड करे, करंट आगे रहे, इसका मतलब tan अल्फा जो हम लोगों ने निकाला था दैट इज इक्वल टू tan 45, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ गया, दैट इज इक्वल टू करंट को लीड करना है, बात समझ मारिए, ठीक। करंट को लीड करने का मतलब क्या हो गया, यहां पे आप लिखोगे XC माइनस XL बाई आर, करंट डोमिनेट हो गया ना, इसका मतलब बीप कम रह गया, सही लिखा ना मैंने, देख ऐसे समझ, इधर आई है, ऊपर VL, नीचे BC,
तो BC माइनस BL होगा जब, तभी तो V आगे जाएगा, खत्म। वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर, मुझे लग रहा है सारी वैल्यूज गिवन है उससे, उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक्सेल दे दिया है आपको, ठीक है, उसके बाद देख लेना क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। ओमेगा दे दिया मतलब एक्सेल दे दिया, एक्सी निकल के आ जाएगा, और एक्सी निकल के आ गया तो सी निकल के आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फॉर ए सीरीज एलसीआर सर्किट, आर दे दिया, एल दे दिया, सी दे दिया, बैटरी की लगा दी, उसने बोला कि फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द सप्लाइड वोल्टेज, ये एल है, खत्म। क्या लिखेगा, tan अल्फा बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ठीक। कौन बड़ा कौन छोटा ये कैसे पता करेंगे सर, वो निकाल लो, एक्सएल निकाल लो, एक्सी निकाल लो, देखो कौन बड़ा है, ठीक। जो बड़ा होगा उस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा सर्किट यहां पर कैसे जा रहा है। सपोज एक्सएल बड़ा हो गया तो ये बोलेगा कि सर एक्सएल बड़े होने का मतलब ये हो गया कि सर्किट में जो नेचर है थोड़ा सा इंडक्टिव नेचर जाता है, ठीक। इस टाइप से सवाल, यहाँ पे सिंपल सा सवाल है, ये आप क्वेश्चंस कर लीजिए। इसका आंसर सर डी दे रखा है, ठीक है, 90 डिग्री के आसपास जा रहा है। शायद तो इस पर कंफ्यूज हो कि एक अचानक से कैसा आ रहा है, तो मैं इसको ना सॉल्व कर ही देता हूं, है ना, वरना तुझे लगेगा कि पता नहीं सर किस टाइप का आंसर आएगा। एक बार कर लेते हैं इसको, देख एक्सएल बराबर क्या लिखेगा, एल ओमेगा, एल की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 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 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, एफ कितना है 50, ठीक, 50 दूनी 100, 100 हो गए तो 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू पाई, ये आंसर रहेगा। पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, 5 से 15, ठीक है, 15.5 इंटू 10⁻², अप्रोक्सीमेटली ये आया एक्सेल। अगर मैं एक्सी निकालूंगा तो 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितना है ओमेगा 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 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 50, ठीक। ये कितना है 0.1 पिको फेराडे, ठीक है। पिको फेराडे का मतलब क्या हुआ 10⁻⁻, पिको में क्या है भाई, तो बहुत बड़ा आ गया, -12 होता है ना, नैनो -9 होता है ना भैया, ऊपर जाएगा ये तो भैया, एक्सी तो बहुत ही बड़ा आ गया, देख रहा है, देख रहा है विनोद, एक्सी बहुत ही बड़ा आ गया, इसका मतलब एंगल विल बी अप्रोक्सीमेटली 90, ठीक है, और नेचर विल बी कैपेसिटिव। कहानी ये हो गई, देखिए वाली ये हो गया कायदे में, एक्सी बहुत ही बड़ा आ गया, ठीक। तो इसका मतलब कैपेसिटिव नेचर होगा और एंगल विल बी अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, क्योंकि यार ये पता है कितना जाएगा, ये तकरीबन 10⁻11 के आसपास जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अच्छा सवाल था, कॉन्फिडेंस ही ऐसे सवाल को करने के लिए। नेक्स्ट एलसीआर सर्किट, एल दे दिया, आर दे दिया, सी दे दिया, पावर डिसिपेटेड, ले हट, हद है, मजाक चल रहा है क्या, होमवर्क सारी चीज दे दी, पावर डे, बीआरएमएस, आईआरएमएस, कॉस फाई, सब कुछ दे रखा है उसने, बीआरएमएस दे दिया है, वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व करके आंसर निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला है करंट फेजर डायग्राम बता दो कितना होगा। देख ध्यान से देख, करंट है, वोल्टेज है, ठीक, कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट आगे होता है 90 डिग्री, ठीक। यहां पे देख चलेगा वोल्टेज आगे है, गलत। यहां पे देख दोनों सेम फेज, गलत। यहां पे देख करंट आगे है, करेक्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तेरा होमवर्क है, आई थिंक इस पर काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हम लोगों ने अब तक कर ही लिया है, कौन बड़ा कौन छोटा वो तो निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उसने बोला सर्किट ऐसा दे दिया, एट फ्रीक्वेंसी एवरेज पावर डिसिपेटेड वन साइकिल विल बी सेम। कह रहा भैया दोनों में कब सेम होगा एवरेज पावर, तो भैया एवरेज पावर क्या होता था, वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू कॉस अल्फा, यही होता था। तो ध्यान से दे, एवरेज पावर होता था वीआरएमएस, आईआरएमएस के क्या लिख सकते हैं, तो वीआरएमएस बाई जेड इंटू कॉस अल्फा। अब बताओ ये और ये कब बराबर होंगे, शायद ये तब बराबर हो जाएंगे जब तू यहां एक्सएल बराबर एक्सी कर देगा। जब एक्सएल बराबर एक्सी कर देगा तो इसका मतलब यहां पे इफेक्टिवली केवल यही बचेगा, पावर फैक्टर इसका भी 1 इसका भी 1, जेड की वैल्यू इसकी भी आर इसकी भी आर, तो तुझे करना है एक्सएल बराबर एक्सी, खत्म कहानी, ठीक। तो उसने पूछा क्या फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एक्सएल एल ओमेगा, एक्सी 1/ओमेगा सी, वैल्यूज पुट करके ओमेगा निकल कर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सवाल मुझे लग रहा है फिर से, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एवरेज पावर शुड बी, अगेन योर होमवर्क, इसमें भी कोई दम नहीं है सवाल में, देख के लग गया सारी इंफॉर्मेशन की बने, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस इतना, टर्न्स इतना, रोटेट, वर्टिकल डायमीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड दे दी है, ओमेगा दे दिया है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी है, ओके कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम इंड्यूस, होमवर्क, ये वही सवाल हो गया जिसको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था आज तुझे, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, याद आ गया, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला अल्टरनेटिव करंट इतना दे दिया, आरएमएस वैल्यू बता दो, क्या मजाक चल रहा है क्या, आरएमएस वैल्यू क्या होगी, I0/√2, इसका मतलब √42/√2, √42/√2 का मतलब क्या हुआ, ए फंस गया, ये 10 भी है मेरे भाई, ये 10 भी है, ये 10 भी है, तो इसको प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ेगा, समझ गया ना। मैं देख शॉर्टकट में बताता हूं, देख अंडर रूट इसका स्क्वायर का इंटीग्रेशन,
इसका स्क्वायर करेगा तो क्या करेगा, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करेगा तो रूट 42 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 42, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ, प्लस इसका स्क्वायर क्या करेगा 100 की एवरेज वैल्यू 100 ही रहेगी, 100 इज ए कांस्टेंट, प्लस 2 गुणा ये वहां पे साइन आएगा, साइन की एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0। दिस इज योर आंसर। 21 प्लस 100 121 का अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर आंसर इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एसी सर्किट इंडक्टर रेसिस्टर आर दे दिया है सच दैट एक्सएल बराबर आर 3R दे दिया, कैपेसिटर को ऐड करके एक्ससी बराबर 2R कर दे। कर ले जो करना कर ले भैया, टेंशन कहां ले रहा है। रेशियो ऑफ द न्यू पावर फैक्टर, भैया होमवर्क है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, जस्ट अप्लाई होमवर्क। ठीक है, पावर फैक्टर कितना हो R/Z, R तीनों में सेम है, Z बदल गया, पहले में Z निकाल ले आराम से, दूसरे का Z निकाल ले तो पावर फैक्टर का बड़े आराम से रेशियो निकाल लेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, इंपीडेंस ऑफ द, पर मजाक चल रहा है क्या, इंपीडेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, एक्सएल एक्ससी दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब अंडर रूट आर होगा, दैट मींस आर इज द आंसर, सी ऑप्शन। ऐसे सवाल भी आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन भैया ऐसे ही होते हैं जेईई मेंस में, इन्हें गलत मत करना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें बोला ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग विद द प्राइमरी वोल्टेज इतना, सेकेंडरी वोल्टेज इतना, लोड इतना, एज्यूम द ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल विद प्योरली रेसिस्टिव लोड एंड वर्किंग इन यूनिट पावर फैक्टर। ठीक है भाई साहब, द लोड ऑन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वुड बी, मतलब रेजिस्टेंस जानना चाह रहा है प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में। ठीक, निकाल सकते हो, आ जाओ मैं कराता हूं सवाल को। देख प्राइमरी में देख क्या है, वोल्ट दे दिया, ठीक है, और पावर दे दिया। ठीक, लगा दे फॉर्मूला, क्या, पावर बराबर V इंटू आई, ये कैंसिल आउट हो गया, आई बराबर आ गया 10। ठीक, आई बराबर 8 किलो ओम बटे आर इनसाइड मतलब सॉरी इनपुट साइड, तो आर इनपुट साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 800। पहला तो भैया 800 निकल गया, कौन कटा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, या तो ए सही है या सी सही है। अब उसी प्रकार उसने बोला है कि उस तरफ बताओ कितना होगा, उस तरफ इन ए सिमिलर मैटर, आई थिंक अब मैं तेरे को होमवर्क दे सकता हूं। ठीक है, अब तू यहां पे कर सकता है, सेकेंडरी वोल्टेज भी दे दी है उसने, और कुछ दिया क्या उसने, और कुछ नहीं दिया है, एंड अ यूनिट पावर फैक्टर। ठीक है, मतलब इधर से उधर जो पावर जा रही है 100% पावर ट्रांसफर तू इसमें मान सकता है। तो तू बोलेगा कि सर देखो इस सवाल में हम लोग लिखेंगे पावर ट्रांसफर 100%, दैट मींस पावर आउटपुट इज P बराबर V इंटू आई। ये किस साइड लगा रहा हूं मैं, सेकेंडरी साइड में। ठीक, आउटपुट पावर इज ऑल्सो 80 इंटू 10⁻3, क्योंकि उसने यहां पर बोला है कि भाई साहब यूनिट पावर फैक्टर का मतलब समझ, जितनी इनपुट पावर है उतनी देर को 100% पावर ट्रांसफर हो रखा है। V की जो वैल्यू है, V आउटपुट वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी वोल्टेज 160 इंटू आई। सॉल्व करेगा तो I निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻3। करंट आ गया, ये करंट को तू लिख सकता है V सेकेंडरी या V आउट बटे R आउट। V आउट कितना है 160 बटे R आउट। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2 गुणा 160 320 और 10⁻3 से डिवाइड मारेगा, सॉल्व करेगा 320 बटे 1000, दैट मींस वो आंसर निकल कर आ जाएगा 0.32। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इन ए सीरीज एलआर सर्किट एक्सएल की वैल्यू आर दे दी, पावर फैक्टर इज P1, कैपेसिटर को ऐड कर दिया, एक्सएल बराबर एक्सी कर दिया, पुट इन सीरीज, पावर फैक्टर इज P2। पावर फैक्टर बहुत सवाल आए बेटा, अब सारे पावर फैक्टर के सवाल तेरे होमवर्क। ये रहा इक्वेशन ऑफ करंट इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये दे रखा है, इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी, इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बिना पेन चलाए तो सॉल्व कर सकता है। क्या, सब वोल्टेज में जो V होता है ना वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है, तो करंट का जो यहाँ पर फेज है वो -30 दे रखा है, तो -30 में 90 ऐड कर +60 के 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन B है एक ऑप्शन D है, या तो B सही है या दिल्ली सही है, A और C तो तेरे गलत हो गए। अब बात करते हैं सर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो वोल्टेज का अगर मैं तुझसे Vmax पूछूंगा, सीधा लिखना Vmax बराबर Imax इंटू एक्सएल। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका होमवर्क है, क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है, अच्छा वैसे तो बिना पेन चलाए भी कर सकता है, नहीं थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन है भैया, ईएमएफ दे दिया है और जो है सर्किट कंटेन इंडक्टेंस भी दे दिया है, एसी एमीटर को कनेक्ट कर दिया है, रीडिंग मतलब IRMS जानना चाह रहा है तुझसे, तो IRMS आप क्या लिखोगे यहां पर, IRMS विल बी VRMS अपॉन एक्सएल, केवल यही है ना, अल्टरनेटिंग ईएमएच अप्लाइड टू सर्किट कंटिन्यू इंडक्टेंस। ठीक है, वीआरएमएस की वैल्यू कितनी है 440/√2 अपॉन एक्सएल कितना हो जाएगा भाई साहब एल ओमेगा। ठीक, एल ओमेगा, एल कितना है भाई साहब √2/π, ओमेगा कितना है
100 पाई कर ही लेते हैं, सॉल्व इतना किया है तो सारे सवाल तो मैंने ही कर लिए एक तरह से। पाई से पाई गया, √2 2 बन गया, 440/200, 440/200 मतलब 2.2 जा रहा है भाई, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। उन्हें बोला सर्किट ऑफ कॉइल ऑफ टर्न्स दे दिए हैं विद एन एरिया रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल डायमीटर, रेट ऑफ द रेवोल्यूशन पर यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड, वही वाला सवाल है होमवर्क जो मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जनरेशन ऑफ एसी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग करंट, रेटेड वोल्टेज दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी, टाइम टेकन करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू। अभी क्वेश्चन को रिपीट हो गया ये सवाल, ये होमवर्क है आपका। देख रहा है सेम सवाल आया थोड़ी देर पहले, अब डाटा बदल के आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वाटलेस करंट फ्लोस इन द सर्किट, एसी सर्किट, यार वाटलेस करंट, ठीक है, इसका मतलब करंट जो वाटलेस है, इसका मतलब पावर फैक्टर, पावर जो है वो जीरो है। पावर जीरो का मतलब पावर जो पावर हम लोगों ने निकाला था VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस अल्फा, वो जीरो है। इसका मतलब कॉस अल्फा जीरो है। कॉस अल्फा जीरो है का मतलब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है। इसका मतलब या तो प्योरली इंडक्टिव है या प्योरली कैपेसिटिव है। ठीक, उन दोनों में 90 डिग्री आता था। तो प्योरली रेसिस्टिव गलत, प्योरली इंडक्टिव करेक्ट, LCR सर्किट ओनली गलत, RC सर्किट ओनली गलत। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। प्योरली कैपेसिटिव भी होता वो भी आंसर सही होता। नेक्स्ट, साइनसोइडल वोल्टेज दे दिया है LCR सर्किट में, L दे दिया, C दे दिया, R दे दिया, उसने बोला फेज डिफरेंस बता दो। tan अल्फा बराबर XL माइनस XC बाई R, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, इट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट, उसने L दे दिया, बैटरी दे दी, सब कुछ दे दिया। सॉरी ये बैटरी नहीं है भाई, ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये गलत बना दिया उसने। LCR सब कुछ दे दिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। इसका मतलब IRMS पूछा है तो सीधा लिखेगा सर IRMS बराबर VRMS विच इज 220, ठीक, बटे Z कितना होगा, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर है, बस वैल्यूज पुट कर देना, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू एन AC सर्किट गिवन बाय इतना, हाउ लॉन्ग इट विल, वही सवाल यार, जीरो, ये तो ऐसी मेरा पेन चलाया करते हैं, हाउ लॉन्ग करंट को टाइम लगेगा जीरो से पीक वैल्यू में। ठीक है, तो T/4 में पीक पहुंच जाता था वो। T/4 मतलब पहला टाइम पीरियड निकाला है, बिना पेन चलाए करेंगे, चला जा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 120 पाई। ओमेगा क्या होता है, 2π/T। 2π/T बराबर 120 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 120 मारा तूने 60 बार, तो 1/T बराबर 60, T बराबर 1/60। ठीक, तुझे क्या चाहिए, T/4, 1/60 बटे 4 अगर करेगा 1/4 तो 60 गुणा 4 240, डी ऑप्शन करेक्ट। कैलकुलेशन में मैं बचपन से स्ट्रांग था, ये मेरे दोस्त जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मजाक कर रहा हूं। एसी सर्किट कनेक्टेड टू द इंडक्टेंस ऑफ द 100 मिली हेनरी, कैपेसिटर दे दिया है, दिस इज योर होमवर्क। सेम सवाल आज जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था उसी पे रिपीटेड सवाल है। ठीक है, थर्मल कैपेसिटी वही वाली कहानी है, उसने 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया था, इसने 16 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टेंस L दे दिया, C दे दिया, R दे दिया, सीरीज में 220 की बैटरी लगा दी, करंट इज इन फेज विद द EMF, करंट सेम फेज में है, इसका मतलब XL बराबर तेरा क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा, रेजोनेंस वाली कंडीशन आ जाएगी, और Z की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, R के बराबर हो जाएगी, XL, इसका मतलब L ओमेगा बराबर 1/ओमेगा से। भाई ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, या मुझसे ये उम्मीद मत करना, पता चला तुम में से कोई नीचे लिख रहा है सर आप तो सॉल्व कर ही नहीं रहे हो, बस बता के निकल जा रहे हो हैं। L की वैल्यू पुट कर देना, सर ऐसे नहीं आएगा मजा, सर आप तो पूरा करो सर। सर ओमेगा जो आएगा ना वो 1/√LC आएगा, और ओमेगा से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना तो 1/2π√LC आएगा। हम तो तब मानेंगे हमारी समझ में आया जब आप ये सब लिखोगे, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 गुणा 3.14 √L, L की वैल्यू है 0.5 गुणा 10⁻³ प्लस 200 इंटू 10⁻⁻6। और सर इसको गुणा करना सिखाओ तब हम मानेंगे, राइट? खुद सीखो, कैलकुलेशन खुद करो। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं, ठीक है, जिनके मुझे मैसेजेस आए कि सर आते हुए क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम कैलकुलेशन में उलझ गए थे। ठीक है, हम लोग सिली मिस्टेक कर दिए थे, हम लोग को वो आदत नहीं थी, वो आदत लाओ अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, आई मैक्स मतलब समझ रहा है क्या है? देख, ये LCR सर्किट में तूने देखा होगा जो Z आता था, Z की वैल्यू क्या आती थी भाई साहब, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे, ओमेगा चेंज किया,
फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो ओमेगा चेंज हुआ, ओमेगा चेंज हुआ तो भैया एल ओमेगा चेंज हुआ, ओमेगा से भी चेंज हुआ, मतलब जेड भी चेंज हुआ। ठीक, जब हम लोगों ने जेड का ग्राफ बनाया था तो याद करो जेड का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा के निकला था, लाइक दिस, जेड वर्सेस क्या, ओमेगा कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई थी ये वाली, जहां पर एक्सएल बराबर एक्ससी हुआ था और जेड की वैल्यू आर के बराबर हुई थी। इससे पहले जो सर्किट होता था वो बिहेव करता था कैसा, प्योरली कैपेसिटिव, इसके आगे बिहेव करता था प्योरली इंडक्टिव। इसका जब करंट का डायग्राम बनाया तो इसका उल्टा डायग्राम बन जाएगा। क्यों उल्टा बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, वी, अगर तू करंट की मैक्सिमम वैल्यू पे बात करेगा तो आई मैक्स बराबर बी मैक्स बाई जेड, आई नॉट बराबर, यही तो लिखते थे हम लोग, वी नॉट बाई जेड। तो जेड की वैल्यू उल्टी होगी, तो स्टार्टिंग में जेड अगर इंफिनिटी की तरफ होगा, इंफिनिटी काफी बड़ा होगा तो करंट काफी छोटा होगा, जेड कम होता गया तो करंट बढ़ता चला जाएगा, फिर z की वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फिर z की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो करंट घटता चला जाएगा। ये इसका बिहेवियर था, नोट्स में सब लोग पढ़ाते हैं, तूने पढ़ा होगा। अब मुद्दे की बात यह है कि इस रीजन में सर्किट कैसे बिहेव कर रहा था, कैपेसिटिव, तो यहां पर भी कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटिव, और यहां पर भी कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टिव। आज ऑप्शन देख ले, अब आज सारे पढ़ने पड़ेंगे। टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर करंट इज मेनली कैपेसिटिव, ओमेगा आर, बात तो सही है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। टू द लेफ्ट ऑफ द ओमेगा आर मेनली इंडक्टिव, गलत, पहला दूसरा एक साथ गलत हो गए। इंपिडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ओमेगा आर पर, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, रेजोनेंस वाली कंडीशन आ गई है। इंपिडेंस ऑफ द सर्किट इज जीरो, ना, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट तो आर के बराबर होगा, दिस इज गलत, आंसर इज 1 and 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, चलो भैया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हो गया, बहुत सारा डिस्कशन बेटा हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ 55-56 स्लाइड है, शायद 50 से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर। इफेक्टिवली जो है पूरा लेक्चर आप लोग अगर सही तरीके से देखोगे, थोड़ा सा नोट्स पहले पढ़ के आना, हल्का सा पढ़ के, और फिर अगर आपने देखा होगा तो मजा ही आ गया होगा। ठीक, जितने भी क्वेश्चंस बेटा मैंने होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क जो है आप जरूर ट्राई करें, यहाँ पर रफ कॉपी में जो भी जिस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं उसी तरीके से ट्राई करें। बात समझ में आ रही है, मतलब सही तरीके एग्जाम के पॉइंट, ये नहीं कि हाँ हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ये बहुत अच्छा पीपीटी मिल रही तेरे को, तो ये बहुत अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल रहा है तेरे को यहाँ पर, कि सारे क्वेश्चंस एसी के एक साथ तुझे मिल गए, 50 सवाल तेरे को मिल गए यहाँ पर। तू बैठना 2 घंटा लेके, किसी दिन सुकून से 1.5 घंटा लेके बैठना और देखना 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे में अगर तूने 50 सवाल कर लिया, यूं चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, चल बेटा इसी तरह टिका रहे और इसी तरह जुड़ा रहे। मैं फिर से बोल देता हूं, सच बात बता रहा हूं, गिव अप मत करना, टिके रहना बस। आईआईटी में सिलेक्शन का एक ही सिंपल फॉर्मूला है कि जस्ट डू योर बेस्ट और लास्ट तक टिके रहो, लास्ट तक टिके। काफी बच्चे क्या होता है बीच में गिव अप करते हुए चले जाते हैं, ऐसा मत करना, टिके रहना। ये सेशन से देख के शायद तूने एक चीज नोटिस की होगी कि सिंपल से सिंपल सवाल भी आते हैं। क्या पता तुझे इसी ना आता हो, तूने बस ये सेशन देख लिया, सिंपल सवाल देख लिए, वही तेरे एग्जाम में आ जाए और वही तू करके आ जाए। ठीक, इसी तरह बेटा टिका रहे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, कोई दूसरा चैप्टर लेके आएंगे बेटा। टेक केयर।